कहानी शुरू होती है यांगशू शहर के यूंगशांग एकेडमी के बारे में बताते हुए कि ये एक बहुत बड़ी एकेडमी है जहां आदमियों को हर प्रकार से ट्रेन किया जाता है ऑफिसर्स बनने के लिए। यहां दाखिला लेना छात्राओं का सपना होता है। समय आ चुका था इसके एनुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन का, जो बहुत टफ होता है, जैसे जेईई नीट या आईकेएस यूपीएससी। एनीवेज, इसके लिए कोई भी रजिस्टर कर सकता था। कोई भी लड़का रजिस्टर कर सकता था। खैर, अब मिलते हैं हमारी कहानी के पहले डैशिंग हैंडसम स्मार्ट हीरो से, जिसका नाम फैंग चेंगजून होता है। इसका असली नाम सॉन्ग वीलोंग है। इसने पहले गो अहेड, ब्यूटीफुल रिवॉन फ्लावर जैसे ड्रामा में भी काम किया है। फैंग चेंगजून फैंग जियांग चैन नाम के एक बड़े गवर्नर का बेटा होता है, तो वो शर्मा जी के लड़के की तरह है, जिससे हाई एक्सपेक्टेशन है कि वो एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही देगा। अब एक स्टॉल पर दुकानदार फैंग को फैंस बेचने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि इसमें खुद गवर्नर जी चांग की लिखावट है। फैंग अपने पिता की राइटिंग जानता था, इसलिए वो बेवकूफ़ तो नहीं बनता, लेकिन जिसने कॉपी किया था उसकी तारीफ़ करता है कि उसमें कुछ स्किल्स तो ज़रूर है। तभी उसकी टक्कर किसी से होती है, और हाँ, यही है हमारी फीमेल लीड वेंजी या जू जिंगी। ये मेरी फेवरेट है। इसके सारे ड्रामा रिबर्थ फॉर यू, द ब्लूम एट रूही पैल्वियम, लव अंडर द फुल मून, लेजेंड ऑफ द वाइट स्नेक और सबसे फेवरेट वाला लेजेंड ऑफ यूंगसी, जिसकी एंडिंग पर मुझे रोना ही आ गया था। लगभग सभी देखे हैं मैंने। अगर आपने भी इसका कोई ड्रामा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी वेंशी लड़कों की वेशभूषा में है, जो जल्दीबाजी में अपनी किताबें उठाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दुकानदार उसे फ़ैन के नुकसान की भरपाई करने को बोलता है। तो वो कहती है कि ये फैंस उसी ने बनाए हैं, अगली बार आते हुए वो और उनके लिए ले आएगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो यू लेजवान से, जो बुक स्टोर में एक बहुत फेमस बुक का सेकंड पार्ट खरीदने आया था। यू ऑलरेडी यूंगशांग एकेडमी का स्टूडेंट होता है। तभी वैन वहाँ पर आकर दूसरा पार्ट देने लगती है कि वो फैन के साथ टक्कर की वक्त एक्सचेंज हो जाता है। वैन के पास इतना वक्त तो था नहीं कि वो वापस उसे ढूंढने निकले, तो वो वहीं बैठकर पूरी किताब लिखने लगती है। यू इस सीक्रेट ऑथर की पहचान जानकर खुश था। वहीं बुक स्टोर ओनर उसे इतना तेज होने पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को बोलता है, पर उन्हें क्या पता, जिसे वो प्रिटी स्मार्ट यंग मैन समझ रहे हैं, वो तो असल में यंग लेडी है। फैंग के पास से जब वो बुक गिरती है तो लोग बोलने लगते हैं, क्या वो भी ऐसी रोमांस वाली नॉवल पढ़ता है। यू वेंजी के पास एक फेवर मांगने आता है, जिसको वो बिना सुने ही मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नज़दीक है, तो वो उसे किसी की जगह एग्ज़ाम देने को ही बोलेगा। वो बोलती है कि उसके कुछ उसूल है जिनके तहत वो ऐसा नहीं करेगी। अब जब फैन घर आती है तो पता चलता है कि वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी एक बूढ़ी माँ और एक बीमार भाई है। घर को चलाने के लिए वो आदमियों की वेशभूषा धारण करके अलग अलग कामों से पैसा कमाती है। उनके घर में कुछ लोग उधारी वसूल करने आते हैं। वो आदमी वैन की सुंदरता को देखकर बोलते हैं कि वो सारी उधारी माफ़ कर देंगे अगर वैन उनके साथ चलने को तैयार हो जाएगी। वैन वादा करती है कि 7 दिन के अंदर वो सारा पैसा लौटा देगी, नहीं तो वो खुद उनके साथ आ जाएगी। वो आदमी इस बात के लिए मान जाते हैं और तब तक के लिए उसके भाई वैन पिन को अपने साथ ले जाते हैं। वैंशी के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो बुक स्टोर के मालिक के साथ हैंगशी, जो भी ऑलरेडी वहाँ यूंगशांग एकेडमी में पढ़ रहा होता है और वहाँ का बॉस होता है, उसके पास चली जाती है। वो चाहता था कि वैंग उसके लिए एक बच्चे को चीटिंग करवाए। वो उसकी काबिलियत को टेस्ट करते हैं, तो वो अपनी समझदारी से सबको चौंका देती है। शेंगजी उसे चेतावनी देता है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। वापस लौटते वक्त यू उसको उसके प्रिंसिपल्स याद दिलाता है और बोलता है, ये सब बकवास बातें होती हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है। वो ऑफर करता है कि वो दोनों मिलकर कई सारा पैसा कमा सकते हैं। वैन बोलती है कि वो मानती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके उसूल फालतू नहीं हैं। आगे 2 गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं तो वो भागने लगती है। भागते हुए वैन
फैंग से टकराने वाली होती है कि फैंग उसको कॉलर से पकड़ देता है ताकि वो नीचे ना गिरे, लेकिन वैन उसे एक थप्पड़ मार देती है। फैंग कंफ्यूज हो जाता है कि वैन किचन में जाकर छिप जाती है। जब गार्ड्स आते हैं तो फैंग बिना हिचकिचाए गार्ड्स को बता देता है कि वो अंदर छिपी है। गार्ड्स अंदर जाते हैं तो वैन एक मेड बनकर खाना पकाने का नाटक करती है और गार्ड्स ये देखकर कि वो तो एक लड़की है वहाँ से निकल जाते हैं। गार्ड्स को चकमा बनाने के बाद जब वैन वापस लौट रही होती है तो उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे तीसरे हीरो ली जिन की, जो उसे बचा देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन आता है। कैंडिडेट के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने साथ एक बंदे को लेकर जा सकते थे जो उन्हें टी वगैरह सर्व कर लेगा। वैन एग्ज़ाम में जाकर आंसर बोलने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से गलत इंसान पे। वो फैंग होता है जिसे वैंग समझाने की कोशिश करती है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब फैंग डायरेक्ट उसकी कंप्लेंट तो नहीं करता, पर एग्ज़ाम से सभी बंदों को निकालने के लिए बोल देता है। अब क्योंकि वो गवर्नर का बेटा था तो उसकी बात मान ली जाती है। वैन जाने से पहले अपने नुकसान की भरपाई के लिए फैंग के कपड़ों में आंसर लिख देती है, जिसकी वजह से उसे आंसर शीट देते वक्त बहुत ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। बुक स्टोर का मालिक वैन को डांट रहा होता है कि वो बोलती है कि सभी को तो बाहर निकाल दिया गया था, अब तो कोई भी चीटिंग नहीं कर पाया होगा। वो कहते हैं यही तो सबसे बुरा हुआ, क्योंकि सभी को शेंगजी ने हायर किया हुआ था और उसने उसके प्लान पर पानी फेर डाला। दूसरी तरफ शेंगजी को उसके पिता डांट रहे होते हैं कि उनसे एक भी काम ढंग से नहीं किया गया। वो ऑलरेडी हाई ऑफिसर से वादा कर चुके थे कि उनके बेटों को पास करवा दिया जाएगा। दूसरी तरफ फैंग के पिता भी उसे समझाते हैं कि उसे अपनी पहचान गोपनीय रखने की कोशिश करनी चाहिए। फैन बुक स्टोर से निकल रही होती है कि वो फैन को उसी ओर आते हुए देखती है। वो बुक स्टोर के मालिक के पास जाती है तो वो उसे पीछे वाले रास्ते से निकाल देता है और जैसे ही फैंग वहाँ पे आता है उसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है वो वैन को कड़ी से कड़ी सजा देगा। पर फैंग कहता है वो इसलिए यहाँ पे नहीं आया। वहाँ से बाहर आने पर वैन को यू मिलता है जो उसे अपने घर लेकर जाता है। वैन उसका घर देखकर बोलती है कि तुम एक बिजनेसमैन हो या एक स्कॉलर। यू कहता है दोनों, जिस चीज़ से मैं पैसा कमा सकूं मैं वो करता हूं। वैन कहती है मुझे लगता है तुम एक स्कॉलर से ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हो। तो यू कहता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती कि जब तुम नहीं जानती हो कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम थोड़ी ही देर पहले इतनी बड़ी आफत से निकली हो, फिर भी तुम्हारा मूड इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। वैन कहती है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जितनी भी थक जाऊँ या जितना भी सफ़र करूँ, मेरे को पैसा चाहिए ताकि मैं अपने कर्जे को चुकता कर सकूँ। वो बोलता है तुम हमेशा कर्जे में कैसे रह सकते हो, क्या तुमने खुद को बेच डाला है। वैसे मेरे पास एक बिज़नेस है जिसके चलते मैं तुम्हें 200 टेल्स दे सकता हूँ। वैन खुश हो जाती है तो यू बोलता है कि मेरे पे एक बिज़नेस है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं वो तुम्हें ही करने को बोलूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वैन कहती है कि 200 टेल के लिए तो मैं नर्क तक जाने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ फैंग मिस्टर चॉय से वैन के बारे में पूछता है तो वो उसका पूरा नाम वैन बिन बताते हैं, जो दरअसल उसके भाई का नाम होता है। वो बोलते हैं अगर तुम उसे मून लाइट में देखोगे तो गलती से लड़की समझ बैठोगे। मुझे उसका घर तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। वो दिन रात बैठकर नॉवल को कॉपी किया करता है जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो जाती। गरीब होने के बावजूद भी वो सिद्धांतों वाला लड़का है। मैं इतने सालों से उसे जानता हूँ, उसने पहली बार अपने सिद्धांत तोड़े हैं। लगता है उसे सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। आगे फैंग को मार्केट में यूँ मिलता है जो उससे पूछता है कि वो किसको खोज रहा है, कहीं उसी लड़के को तो नहीं जिसको उसने एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने उसे डिसीव किया था। वो मना करता है, लेकिन यू बोलता है अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो 7 बजे शेनसेन टेम्पल पहुंच जाना, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। फैंग बोलता है कि वो वहाँ क्या कर रहा होगा तो यू बोलता है कि वो एक गरीब लड़का है, पैसे ही कमा रहा होगा, पर कहीं तुम उसके साथ कुछ गलत करते हुए पकड़े मत जाना। फैंग परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी।
फैंग कहता है ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो यू बोलता है ऐसे ही, मैं बुरा नहीं बनना चाहता, मेरी सलाह है कि तुम वहाँ मत जाना। रात को जब फैन वहाँ कुछ लेकर आती है तो फैंग को देखकर बोलती है तुम यहाँ भी आ गए, मेरे सारे काम तुमने बिगाड़ रखे हैं। फैंग कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तो केवल कुछ बात करने के लिए आया हुआ था कि तब तक जनरल और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जनरल देखता है तो वहाँ पर इलीगल बुक पड़ी होती है। दूसरी तरफ शेंगुई और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं इस बात पर कि इस बार फैंग फैमिली का काम तमाम हो ही जाएगा। जनरल उनको पूरे जंगल में ढूंढते हैं पर जब वो नहीं मिलते तो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों जब बाहर निकलते हैं तो वैन उसे ठरकी आदमी बोलती है तो फैंग कहता है कि वो ठरकी कैसे हुआ। फैंग कहती है छोड़ो और बुक लाने के पैसे दो। फैंग कहता है क्या किसी ने तुम्हें कहा था ये बुक मुझे देना? वैन कहती है क्या तुमने खरीदी नहीं? फैंग कहता है मैं क्यों खरीदूंगा, मैं तो बस तुमसे बात करने यहाँ आया था। वो कहती है क्या बात करनी है? तो फैंग कहता है कि प्लीज़ युंगशंग एकेडमी का दूसरा एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारा टैलेंट बस ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से जाने लगती है तो फैंग उसे कहता है कि तुम स्कॉलर क्यों नहीं बनना चाहती? वो कहती है बस ऐसे ही और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वैन की माँ कुछ खा नहीं रही होती है क्योंकि उधारी वापस करने के लिए अब बस एक ही दिन बचा हुआ होता है। एकेडमी में फैंग की बहस शेंगशी के साथ हो जाती है क्योंकि वो उसे उसके रूल्स के हिसाब से चलने को बोलता है। फैंग उनकी बातों पे ज़्यादा गौर न करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फैन लाइब्रेरी आती है और चाओ से बोलती है क्या किसी तरीके से वो 800 टेल्स कमा सकती है, उसे किसी भी हाल में इतनी रकम आज चाहिए ही है। तो वो बोलता है कि ये कठिन रास्ता है जिससे वो कमा सकती है। उसे एग्ज़ाम में इस बार चीटिंग के लिए नहीं पर एक कैंडिडेट की तरह बैठना पड़ेगा। सेकंड एग्ज़ाम शुरू होता है और फैंग डायरेक्ट प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन पर वैन को लेके आ जाता है, जिसके तहत वो फर्स्ट एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली पास हो चुकी थी, अब डायरेक्टली सेकंड एग्ज़ाम के लिए बैठ सकती थी। एग्ज़ाम में वैन अंट संट लिखने की कोशिश करती है ताकि वो एग्ज़ाम में पास ना हो पाए। एग्ज़ाम ख़त्म होता है और सबकी आंसर शीट्स इवेल्यूएट की जाती है। फैंग की आंसर शीट को देखकर सब उसकी तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं वो आगे चल के बहुत अच्छा जनरल बनेगा। वहीं जब फैंग की बारी आती है तो उसके ना चाहते हुए भी उसे युंगशंग एकेडमी का लास्ट कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। सब बोलते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत कमियां ज़रूर है लेकिन एकेडमी में आने के बाद वो अच्छा करेगी, इससे सबको उम्मीद है। वैन पूरी कोशिश करती है कि वो एकेडमी में ना जाए लेकिन फिर भी उसका नाम लास्ट कैंडिडेट में डाल दिया जाता है। वो लाइब्रेरी आकर चॉय से पूछती है कि वो मिस्टर फैंग ही थे ना जिन्होंने उसको पैसे देने को बोला? तो मिस्टर चॉय बोलते हैं इस पे गलती क्या है, अगर तुम एक स्कॉलर बन जाओगे तो तुम एक कॉपी करने वाले से 10 गुना ज़्यादा कमाओगे। वैन सोचती है कि ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया, इससे तो वो वैन बिन की सारी दवाइयों का खर्चा उठा पाएगी और यहाँ तक उसने ये तक सुना है कि उन्हें हर महीने के 300 टेल्स मिलेंगे एज अ स्कॉलर। बस उसे इतना ही करना था कि उसकी लड़की होने की सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रात को वो अपनी अगली नॉवल लिख रही होती है जिसका हीरो वो लीजिन को बनाती है जो उसे गुंडों से बचाता है और उसका विलन बनता है फैंग, जो दुश्मनों को बता देता है कि वो कहाँ छुपी हुई है, जिस वजह से वो मर जाती है। ये नई नॉवल लोगों को बहुत पसंद आती है और हाथों हाथ सारे पार्ट्स बिक जाते हैं। अगली सुबह वो अपना सारा सामान पैक करके निकल जाती है। रास्ते में उसे फैंग मिलता है जो उसे कमज़ोर बोलता है और उसका सामान अपने नौकर से उठवाता है। ये बात से वो गुस्सा हो जाती है। एकेडमी के गेट पर फैंग का स्वागत एक राजकुमार की तरह किया जाता है। जब वैन अंदर आती है तो कई सारे लोग उसे दोस्ती करने के लिए उतावले होते हैं। कई उसे रूममेट्स बनने के लिए भी बोलते हैं लेकिन वो मना कर देती है। वो पूरी एकेडमी घूमती है और सारी चीज़ों को देखकर खुश हो जाती है। फिर उन सब से मिलने के लिए वहाँ प्रेसिडेंट आते हैं।
यू वैन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है एग्ज़ाम में पास होकर योंगशंग एकेडमी में दाखिला लेने के लिए। वैन उससे गुस्सा होती है उसे एक इलीगल बुक पहुंचाने के लिए, पर यू बोलता है कि उसने पूरे पैसे दिए हैं, ऊपर से उसने पहले ही बता दिया था कि ये काम डेंजरस है। प्रेसिडेंट उसके पास आकर बोलता है कि सच में तुम पे दम है, लेकिन ध्यान रखना ये एकेडमी है, तुम्हारा मार्केट नहीं जहाँ तुम केयर फ्री होके घूम सकते हो। यहाँ तुम्हें मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। वैन बोलती है चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे ही करूँगी। फिर प्रेसिडेंट उन्हें स्टीवर्ड हैंग के अंडर में उनके रूम्स असाइन करने को बोलता है। वो बताते हैं कि एक रूम में 3 जने रहेंगे और वो अपने मुताबिक अपने रूममेट चूज़ कर सकते हैं। ये बात सुनकर वैन थोड़ा घबरा जाती है, जिस पर यू उसे टीज करके बोलता है क्यों तुम्हें अकेले रहना है। रूम्स असाइन करते वक्त एक रूम ऐसा आता है जिसमें रहने से सब डर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक सीनियर होता है जो 3 साल से लगातार फेल होता हुआ आ रहा था सिवाय मार्शल आर्ट के। वो वैन को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने खुद तुम्हारे लिए ये रूम चूज़ किया है, इससे फ़ायदा ही है क्योंकि ज़्यादातर समय तुम अकेले रहोगे। उसको उसके साथी मना करते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती उस रूम में खुद जाती है। उस कमरे की हालत देखकर लगता है जैसे बरसों से उस कमरे में कोई नहीं आया होगा। एक जगह तो मुक्के के इतने निशान होते हैं जिसको देखकर वो डर ही जाती है। आगे स्टूडेंट्स आकर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सबको उनके रूम्स दे दिए गए हैं। यू पूछता है कि वैन किस कमरे में है, तो वो बताते हैं कि वो 2nd फ्लोर के रूम नंबर 2 में है। तभी वहाँ से फैंग जा रहा होता है, जिनको वो बोलते हैं कि उनके लिए एक स्पेशल रूम प्रिपेयर किया गया है। तो फैंग बोलता है कि उसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वो एक नॉर्मल फैमिली से आता है। तो प्रेसिडेंट उससे बोलता है ठीक है, तुम्हें बहुत शौक है ना सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने की, बराबरी करने की, तो चलो मैं तुम्हें एक रूम असाइन करता हूँ। वैन ने पूरा कमरा साफ कर दिया होता है और वो उम्मीद करती है कि वो सीनियर कभी ना लौटे ताकि वो चैन से अकेले उस कमरे में रह सके, कि तभी वहाँ फैंग आता है और बोलता है कि वो उसका नया रूममेट है। वैन फैंग को बहला फुसलाकर उस कमरे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो बोलती है पता है यहाँ कौन रहता है, ये स्कॉलर बहुत ही डरावना है, उसने यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। फैंग कहता है अगर वो इतना खतरनाक है तो मुझे यहीं रहकर तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। वैन बोलती है तुम अपना सुपीरियर वाला रूम ही क्यों नहीं ले लेते, तो वो उसे सच्चाई और अच्छाई पर लेक्चर देने लगता है, जिसको सुनकर वो बोलती है ठीक है जो मन में आए करो। सफाई करते समय एक वास फैन के ऊपर गिरने वाला होता है कि फैंग उसे बचा देता है। उससे अच्छी महक आ रही होती है तो वो बोलता है तुम इतना अच्छा क्यों स्मेल कर रहे हो। वैन उस कमरे से भागकर बाहर आ जाती है जहाँ लड़के नहाने को जा रहे होते हैं और उसे भी साथ चलने को बोलते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर लाइब्रेरी आ जाती है और सोचती है पहले ही दिन ऐसा है तो पूरा सेमेस्टर कैसा गुजरेगा। रात को उनकी फ्रेशर्स पार्टी होती है जिसमें सभी फ्रेशर्स को सीनियर्स के लिए गिफ्ट लाना पड़ता है। वैन गिफ्ट में अपनी माँ की बनाई हुई मिठाई लाती है, जिसको एक सीनियर फेंक कर उसकी बेइज्जती करता है। वैन बोलती है कि वो गरीब परिवार से आई है और जो उसने फेंक दिया वो किसी के एक वक्त का खाना हो सकता है। वो सीनियर कहता है बोल तो तुम सही रहे हो, पर सीनियर्स के सामने जवान खुलने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है कि फैंग उसे रोक देता है। सभी बच्चे उनका साथ देते हैं तो प्रेसिडेंट वहां आकर बोलता है क्यों, फैंग फैमिली ने डिसाइड किया है कि वो एकेडमी के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। फैंग बोलता है कि सीनियर्स को बिना प्राइज़ देखे सभी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ज़मीन पर पड़ी हुई मिठाई उठाकर उसे देता है। शैंगजी कहता है कि क्या तुम चाहते हो मैं नीचे गिरी हुई मिठाई को खाऊं। फैंग बिना कुछ बोले उस मिठाई को खा जाता है। यू भी उसका साथ देकर डब्बे से मिठाई खाता है और शैंगजी से कहता है टेस्टी है, तुम्हें भी ट्राई करनी चाहिए। तो वो बोलता है आखिर तुम किसकी साइड हो। यू उन्हें सब कुछ भुलाकर अगली सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए बोलता है। आगे वो एक गेम खेलते हैं जिसमें सबको सीक्रेट मिशन मिलते हैं और उन्हें सुबह होने से पहले वो कंप्लीट करना था।
विनर को वो स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनाते और जो मिशन पूरा नहीं कर पाएगा उसे पॉन्ड में छलांग मारनी पड़ेगी, वो भी नेकेड। वैन का मिशन होता है मू शाओ चाययुन हाउस की एक डांसर जिसका पूरा शहर दीवाना है, उसे वर्शिपिंग सेरेमनी में फ्री परफॉर्मेंस करवाने का। फैंग का मिशन होता है कि हैन मैंशन जो शेंगजेई का घर होता है वहाँ से 3 अलग टाइप के फूल लेकर भगवान को चढ़ाने का। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और यू कुछ प्लान कर रहे होते हैं। जब फैन मैंशन में जाएगा तब वो एक जगह आग लगा देंगे और फैंग ऑन द स्पॉट पकड़ा जाएगा। और जहाँ तक रही वैन की बात, तो वो देखना चाहता था कि सबको मना करने वाली मू शियाओ उसकी रिक्वेस्ट मानती है कि नहीं। काई यून हाउस में मू सितार बजा रही होती है कि कुछ लोग उसे छेड़ने आते हैं और उसे बदतमीजी करते हैं। वैन उसी समय आकर उसको वहाँ से ले जाती है। हैन मैंशन में एक नकाबपोश घुसपैठ करता है। प्रेसिडेंट के 2 नमूनों को लगता है कि वो फैंग है और वो आग लगा देते हैं। जब फैंग वहाँ आता है तो उसे शेंजी की बहन सू मिन मिलती है जो उसे गार्ड से बचा देती है और अपने रूम में लेकर जाती है। वो उसे एक पेंटिंग देती है जिसमें 3 फूल बने होते हैं और यही ले जाना उसका मिशन होता है, पर फैंग उसे नहीं लेकर जाता क्योंकि इससे सबको पता चल जाना था कि फैंग उसके रूम में आया है और उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। हैन की सारी फोर्सेस उस नकाबपोश को पकड़ने निकल जाती है जो पूरे रास्ते तीर बसाता हुआ जा रहा था। वैन मू को अपने टास्क बताती है तो उसकी हेल्प के बदले वो मान जाती है और अपना फैन उसे पकड़ा देती है। वापस आते वक्त वैन को तीर में एक कागज़ लिपटा हुआ दिखता है जिसे वो पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा हुआ था कि केवल नोबल्स को ही एकेडमी क्यों प्राप्त हो, आम इंसान, औरतों और गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है। वैन उसकी बातों से सहमत होती है कि तब तक वहाँ वो नकाबपोश आ जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके पीछे गार्ड्स भी आ जाते हैं। वैन उन्हें गलत रास्ता बताकर नकाबपोश की मदद करती है। वैन और फैंग एकेडमी वापस लौटते हैं तो सीनियर्स को उम्मीद नहीं होती। वैन उन्हें फैन देती है तो प्रेसिडेंट उसे देखकर शॉक हो जाता है। स्टूडेंट काउंसिल के लिए उसे ही सिलेक्ट किया जाता है और उसकी एक विश पूरी करने को बोलते हैं। फिर फैन को मिशन कंप्लीट ना करने पर पॉन्ड में छलांग मारने को बोला जाता है तो वैन कहती है कि उसे अपनी विश अभी ही पूरी करनी है। वो चाहती है कि फैंग की सज़ा माफ़ हो जाए। उसकी विश पूरी की जाती है और सब उनकी दोस्ती की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितने सच्चे दोस्त हैं। फिर यू उन दोनों के पास आता है और वैन को टीज करने लगता है। वो फैंग से बोलता है कि तुम हैन मैंशन गए थे फिर भी मिशन में फेल कैसे हो गए। मुझे लगता है तुम ऑलरेडी लेडी हैन से मिल चुके हो, पर उनकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम पनिशमेंट तक लेने को तैयार हो। पर फैंग बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। वो नकाबपोश एकेडमी के अंदर घुस जाता है जहां गार्ड्स को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती। कमरे में फैंग को कपड़े बदलने और लाइट बंद करने से मना करती है तो वो सीधा सो जाता है। उसकी ब्लैंकेट से बदबू आ रही होती है तो वो वैन के साथ आ जाता है। वो उसे वहाँ से हटने को बोलती है कि उन्हें वहाँ कोई आता हुआ दिखता है और जैसे ही वो खिड़की से आता है तो वो दोनों उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे पीटने लगते हैं। दूसरे कमरे के बच्चे आवाज़ सुनकर उठते हैं पर ये सोचकर कि वो खतरनाक सीनियर वापस आ चुका होगा सो जाते हैं। वो खतरनाक सीनियर और कोई नहीं ली जिन होता है। वैन उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे बिग ब्रदर बोलकर गुंडों से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। ली जिन बोलता है तुम दोनों को किसने कहा कि तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन है। दूसरी तरफ सीनियर्स तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि ली जिन लौट आया है। उन्हें भी अब होने वाले तमाशे का बेसब्री से इंतज़ार था। ली जिन दोनों को इंट्रो लेता है। ये जानकर कि फैंग नोबल फैमिली से होकर भी वहाँ रह रहा है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वैन को भी उसे दूर रहने को बोलता है। उसके हिसाब से नोबल मैन और कॉमनर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो वैन को लिटिल ब्रदर बोलकर
कहता है कि वो वहाँ पर रुक सकता है, लेकिन फैंग को वहाँ से निकलना पड़ेगा, या फिर वो दोनों ही वहाँ से निकल सकते हैं। ये तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जोड़ी बन गई। वैन कमरे से बाहर आ जाती है और उसके पीछे फैन भी आ जाता है। लीजिन उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर यू शर्त हार जाता है कि उन्हें कमरे से निकाला नहीं जाएगा और सबको पैसे देता है। वो दूसरी शर्त लगाने को बोलता है कि वो 3 दिन में वापस कमरे में लौट जाएंगे। बाकी लोग कहते हैं 3 दिन में क्या, 30 दिन में भी नहीं लौट पाएंगे, और शर्त लगा देते हैं। वैन चांदनी रात की तारीफ करती है तो फैंग बोलता है उन्हें अभी अभी कमरे से बाहर निकाला गया है, फिर भी वो इतना चीयरफुल कैसे हो सकता है। वो बोलती है हर दिन एक चैलेंज की तरह ही तो है, उन्हें खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अंदर ली जिन घायल होता है तो वो अपने घाव पर दवाई लगाता है और भाई यू आकर उन दोनों को अपने साथ सुलाने ले जाता है। अगले दिन फैंग और फैन को बाकी स्टूडेंट से पता चलता है कि यू ली जिन का बहुत अच्छा दोस्त है और ली जिन के पिता प्रेसिडेंट के पिता के अंडर काम करते हैं। मास्टर युन मार्शल आर्ट के टीचर ली जिन के पास आकर बोलते हैं कि जिस दिन तुमने यहाँ एडमिशन लिया था तब सबको तुमसे कितनी उम्मीदें थी। मैंने तुम्हें अपनी सारी विद्या क्यों सिखाई, ताकि तुम अपना हाल ऐसा बना लो। आगे सब अपने पैर पानी में सोख रहे होते हैं तो सब नोटिस करते हैं कि वैन के पैरों में बाल नहीं है। फिर वो गौर करते हैं तो मूछें भी नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद वो माल न्यूट्रिशियस है। फिर उन्हें पहली क्लास में प्रिंसिपल हैंड से पता चलता है उनके सारे सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव के बारे में। उन्हें इम्पीरियल एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए उनमें से एटलीस्ट 100 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। आगे उनकी मार्शल आर्ट की क्लास होती है। उन्हें भगाया जाता है जिसमें वैन की आफत आ जाती है। फैंग उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलता है तो ये सोचकर कि ऐसे तो उसकी लड़की होने वाली सच्चाई सामने आ जाएगी, वो दोबारा भागने लगती है। लॉर्ड हैन इस बात से परेशान होते हैं कि उनकी सच्चाई कोई सामने लाना चाहता है। दूसरी तरफ ली जिन मंदिर में अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हुए बोलता है कि वो उन्हें न्याय ज़रूर दिला के रहेगा। वैन और फैंग थके हुए कमरे में आते हैं तो देखते हैं कमरा बहुत गंदा होता है। वो उसे साफ कर कर वहाँ सो जाते हैं। यू लीजिन के पास आता है जो वाइन पे वाइन पिए जा रहा था और उसके पास पैसे भी नहीं होते। यू उसकी पेमेंट करके उसे अपने घर ले आता है जहाँ उसे पता चलता है लीजिन को अपने भाई के सामान में से एक बुक मिली है जिसमें सारे ऑफिशियल्स की काली करतूतें लिखी हुई हैं। अगले दिन बच्चों की ट्रायल क्लासेस होती हैं जिसमें वैन मैथ्स वाली क्लास में बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसे पैसों का हिसाब करना ढंग से आता था, पर उसे मेजर मेडिकल क्लास में लेना होता है। अगली क्लास मेडिकल की ही होती है और फिर ड्राइंग क्लास होती है जिसमें वो ड्राइंग पेपर की धज्जियाँ उड़ा देती है, लेकिन फैंग उसमें बहुत अच्छा होता है। वैन को बच्चों द्वारा स्टूडेंट जनरल हाउस का कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन वो सारा चार्ज पुराने कैप्टन को ही पकड़ाकर भाग जाती है। फैंग ने पूछा कि वैन को ये क्यों नहीं पता कि एकेडमिक्स में क्या क्या होता है, तो वैन ने झूठ बोल दिया कि वह बचपन से ही अपनी माँ और बहन पर निर्भर था और उसकी बहन कमज़ोर और बीमार थी। वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए परिवार की सेविंग्स लेकर भाग गई और उनके पास पढ़ाई कराने के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं था, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गया। शेंगजी म्यू को पसंद किया करता था और गुस्से में था कि वैन एक गरीब स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसे मुंह का फेवर कैसे मिल गया, तो वो तुरंत जाकर वैन को धमकाने लगा। लीजिन लगता तो डरावना था पर अंदर से था वो अच्छा। उसने वैन को अपना मान लिया था और इसलिए वो शेंगजी से भिड़ गया। यू ने जल्दी वहां आकर मामले को शांत किया। आगे यू लीजिन को मनाता है कि वो फैंग को भी वहां रुकने दे। लीजिन समझ गया था कि उसने दोबारा शर्त लगाई है। वो आखिर में मान ही जाता है फैंग को भी वहां रहने देने के लिए। लीजिन फैंग को इतनी आसानी से एक्सेप्ट तो कर पा नहीं रहा था, तो उनकी बीच में बात बात पर बहस छिड़ जा रही थी और बीच में वैन फंस जा रही थी। लीजिन वैन को उसे सीनियर बुलाने को बोलता है तो फैंग भी उसे आज से ब्रदर बुलाने को बोलता है।
दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और यहाँ तक कि रजाई को भी पकड़कर खींचने लगते हैं। वैन पूरी रात सो नहीं पाती और उसने ठान लिया था कि वो 1 महीने में अपनी स्कॉलरशिप के पैसे लेकर वहाँ से निकल जाएगी। यू शर्ट जीतने पर सभी से पैसे ले रहा होता है कि वैन के पास यू को खोजने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और वो उससे सलाह मांगने आ जाती है। यू ने उसे बताया कि लीजिन को एक दुकान की वाइन बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे क्रेडिट पर ब्लैकलिस्ट किया गया था इसलिए अब वो वाइन नहीं खरीद सकता था। अगर वो लीजिन को वो वाइन लाकर दे दे तो शायद कुछ बात बन जाए। वो उसे वाइन के पैसे भी देता है, पर बदले में चाहता था कि उसकी नई नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को वो जल्दी कंप्लीट करे और उसका प्रमोशन वो करे। ऐसे में वो 70-30% का प्रॉफिट कमा सकते थे। वैन वाइन खरीदने के लिए गई, लेकिन सारी बिक चुकी थी। उन्होंने उसे कल वापस आने के लिए कहा। वैन ने जानबूझकर बेचारी होने का नाटक किया और झूठ बोला कि उसका भाई सीरियसली बीमार है और मरने से पहले वो एक बार उस फेमस वाइन को पीना चाहता है। इस कहानी ने दुकानदार को रुला दिया और उसने रिजर्व वाइन में से एक उसे दे दी। एक बच्चे ने उसे वाइन खरीद के और एकेडमी की ओर लौटते हुए देखा तो उसने तुरंत शेंगजी को सूचना बताई। वैन बहुत जोखिम के साथ उस वाइन को लीजिन तक लेकर आई ताकि लीजिन भविष्य में फैंग के साथ झगड़ा करना बंद कर दे। हालांकि लीजिन वाइन के लिए सबसे लालची था, फिर भी वो इतनी आसानी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला अगर वो वाइन की 3 घूंट पी जाएगी तब वो उसकी बात मानेगा। वो वाइन बहुत स्ट्रांग होती है। वैन ने जैसे ही 3 घूंट पिए उससे वो तुरंत चढ़ गई। नशे में बड़बड़ाने लगी कि उस दिन उसने एक सुंदर लड़की की मदद की थी। लीजिन बोलता है कि सुंदर लड़की क्या, उसने तो महीनों से लड़की ही नहीं देखी है और वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। शेंगजी वैन के पास मामले की तह तक पहुंचने आता है। वो पर्सनली स्कूल में शराब लेकर आई थी जो रूल्स के खिलाफ था। फैंग और लीजिन दोनों उसका बचाव करते हैं और प्रेसिडेंट को उनके रूम में तलाशी नहीं लेने देते। दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है। नशे में वैन ने शेंगजी पर उल्टी कर दी थी, इसलिए शेंगजी बोला कि वो मामले की रिपोर्ट आगे ज़रूर करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। वैन, फैंग, लेंजी और यू फिर कमरे में आ जाते हैं जहाँ वैन फैंग और लीजिन का हाथ पकड़कर उन्हें प्रॉमिस करने को बोलती है कि अब से वो नहीं झगड़ेंगे। वो बोलती है अब से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यू भी अपना हाथ रखकर बोलता है 3 नहीं 4। प्राइवेट में लीजिन अभी भी वैन को फैंग के साथ ज़्यादा करीबी ना बढ़ाने के लिए बोलता है, जो उसे बिल्कुल अलग दुनिया से बिलोंग करता था। उसके हिसाब से नोबल से दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। सोबर वैन ने गलती से सोच लिया कि लीजिन ने अपना वादा नहीं निभाया और फैंग को बाहर निकाल दिया, इसलिए उसने उस पर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा निकाल दिया, पर गलतफहमी का पता चलने पर उसने तुरंत माफ़ी मांगी। वैन को पता चलता है कि शेंगजी ने एडमिनिस्ट्रेशन हेड मिस्टर ली हू को उसकी एकेडमी में वाइन के साथ घुसने वाली बात की रिपोर्ट दे दी है। यू ने वैन को बताया कि ली हू एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। जब उनकी लॉ क्लास चल रही थी, टीचर ली मुस्कुराते हुए नियमों का उल्लंघन करने के लिए सज़ा की घोषणा करने लगे। न केवल कैरेक्टर पॉइंट्स घटाए जाएंगे, लेकिन मंथली अलाउंस को भी कम कर दिया जाएगा। वैन के 10 पॉइंट डिडक्ट कर दिए जाते हैं और 100 रुपये भी काट दिए जाते हैं। वैन सोचती है कि मैं मंथली अलाउंस के पैसे बचाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अगर यह इसी तरीके से जारी रहा तो मुझे लास्ट में यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। लीजिन अपने भाई के मामले की जांच करने के लिए मिस्टर जू डुंगकोंग के पुराने घर पर गया। घर खाली था। उसने गांव वालों से पूछा और पाया कि जू का परिवार अब वहाँ नहीं रहता था। फिर वो मिस्टर जू की कब्र पर भी गया और उसने देखा कि चारों ओर जलते हुए कागज़ थे। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी लोग उनकी पूजा करते हैं। जब लीजिन वापस आ रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तब तक उस इंसान ने उस पर हमला कर दिया। अगले दिन नए बच्चों के आने पर ऑफिशियल टीचर सेरेमनी होनी थी, तो बच्चों को टीचर को 6 संस्कार देना आवश्यक रखा गया था।
वैन को टेंशन हो गई थी कि दोबारा पैसे खर्च होंगे और उसे सामान खरीदने के लिए फैंग और बाकी बच्चों के साथ मार्केट जाना पड़ता है। उन्हें रास्ते में मिस मू मिल जाती है जो उन्हें अपने साथ रेनबिशु नाम के आर्टिस्ट की एग्जीबिशन में चलने को बोलती है। मू वैन को अपने साथ लेकर जाती है। मिस मू वैन को पसंद करने लगी थी, ये जाने बिना कि वो भी एक लड़की है। उसकी कुछ दिन पहले की करतूत जानकर मिस मू ने उसे एक ऐसी दवाई दी जिसको लेने के बाद किसी भी प्रकार का नशा असर नहीं करता है। रीबिंशु का फैन होने पर उसकी पेंटिंग्स के लिए बोली लगाता है। लेडी हैन भी उसी समय वहाँ होती है और उसे देखकर बड़ी कीमत पर बोली लगाकर वो पेंटिंग्स खरीद देती है। असल में लेडी हैन को पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बस मज़े लेने नीलामी में आई थी। फैंग बाहर किताबें देख रहा होता है कि उसकी मेड ने जानबूझकर उसको धक्का दिया और वो फैंग से जाकर ऐसे टकराई जैसे उनका मिलना पहले से ही डेस्टिन था। लेडी हैन ने रेनबिशु के बारे में फैंग के साथ बातचीत करने के लिए कुछ रटी रटाई बातें बोल दी और बातों बातों में ये तक पूछ लिया क्या फैंग किसी को पसंद करता है, और फैंग ने भी नादानी में मना कर दिया। मास्टर वैंग ने एकेडमी में दाखिला लेने के लिए वैंग को नियुक्त करने का कारण ये बताया कि उसने एग्ज़ाम पेपर में करंट एंट्रेंस एग्ज़ाम सिस्टम की कमियां लिखी हुई थी जो फेयर और राइट इनफ नहीं था। यह वही था जो वो कई वर्षों पहले करना चाहते थे। इसलिए मास्टर वैंग ने बेन जैसे ईमानदार उम्मीदवारों की प्रशंसा की और अपने आदमी को निजी तौर पर युंगशंग एकेडमी के टीचर होने के लिए कहा ताकि वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करे और धीरे धीरे एलिमिनेट कर दे। डिंग यूनिवर्सिटी के वो टीचर झूठ बोलते हैं कि उनसे गलती हुई जिसके कारण उन्हें मास्टर वांग ने एकेडमी भेज दिया। जब प्रिंसिपल सुनते हैं कि हेड की पोजीशन खाली है तो वो खुश हो जाते हैं। आगे उनकी ऑफिशियल टीचर सेरेमनी होती है जिसमें बच्चे सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। आगे एक गरीब छात्र होने के बारे में सोचते हुए वैन स्कूल छोड़ना चाहती थी। अगर ये काफ़ी बुरा नहीं होता तो निश्चित रूप से काम कर जाता। वैन को क्लास में फ्लूट बजाने को बोलते हैं पर वो नहीं बजा पाती और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। लीजिन उसका साथ देने के लिए जानबूझकर गलत फ्लूट बजाने लगता है और टीचर उसे रोकने आता है, तब वो उसे लगभग पीटने ही वाला होता। लीजिन पर जिसने हमला किया था उस पे स्कूल का टोकन था, तो वो सभी टीचर के टोकन को चेक करने लगता है। वैन सीक्रेटली फैंग की ड्राइंग बना रही होती है। जब उसे पता चल जाता है कि वो ऐसा कर रही है तो फिर वो मॉडल की तरह खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब वो उसकी पेंटिंग बनाए। जब लीजिन वहाँ आता है तो वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए लेट जाता है। अगले दिन लीजिन हमेशा की तरह क्लास में सोया हुआ होता है तो उसके बगल वाला स्टूडेंट परेशान हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो वैन उसकी जगह आकर लीजिन के बगल में बैठ जाती है। मैथ्स की क्लास में वैन लीजिन की तरह सो जाती है, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो मैथ्स में अच्छी होती है। वैन लीजिन को फॉलो करने लगती है ताकि वो भी एक बेस्ट स्टूडेंट बन जाए, फिर टीचर उसे भी वहाँ से निकाल देंगे। लीजिन उसे बोलता है कि बेस्ट स्टूडेंट बनना आसान काम नहीं है और वो कहता है कि अगर वो सच में बनना चाहती है तो पहले जाकर एक स्टूडेंट को लात मार के आए। वो ऐसा ही करती है और बहस करने लगती है कि वो स्टूडेंट लास्ट में खुद को ही थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल जाता है और उसके बगल वाला बच्चा बताता है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसे अभी अभी अपने माता पिता के बीमार होने की खबर मिली है। वैन को इस बात से बुरा लगता है और लीजिन उसे समझाता है कि वो एक बैड स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक गुड स्टूडेंट है, इसलिए उसको फॉलो करना बंद कर दे। फैंग लीजिन को बताने आता है कि उसे वैन को अपने जैसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आई हुई है, इसलिए उसका ऑफिशियल बनना बहुत ज़रूरी है। लीजिन को लगता है कि फैंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी अब अपनी अकड़ में आ जाता है और बोलता है
कि इसमें गलत ही क्या है अगर वो उसके जैसा बनना चाहता है तो। फिर वैन वहाँ पे आ जाता है जिसको वो अपने साथ ड्रिंक पर चलने को बोलता है। फैंग उसे जाने से मना करता है तो वैन कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। फिर वो दोनों मिलकर स्कूल से निकलकर वाइन शॉप में आ जाते हैं। वाइन शॉप में कुछ आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं तो लीजिन उसे मारने लगता है। फाइट के दौरान वैन भी अपना हाथ साफ कर लेती है और फिर गलती से एक वाज से जाकर टकरा जाती है जो टूट जाता है। वाइन शॉप का मालिक उन्हें उसकी भरपाई करने को बोलते हैं पर उनके पास पैसे नहीं होते तो लीजिन अपने स्कूल का टोकन उसे पकड़ाकर बोलता है कि कल वो पैसे लेकर आ जाएंगे। लेडी हैन फॉर्च्यून टेलर से अपना भविष्य पूछ रही होती है तो वो कहता है अगर तुम इस मंत्र को एक पाउच में सील कर उस इंसान को दे दोगे जिसे तुम पसंद करती हो तो वो भी तुम्हारे प्यार में ज़रूर पड़ जाएगा। जैसे ही लीजिन और फैन वापस स्कूल लौटते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट मिल जाते हैं। वैन खुलेआम एक्सेप्ट करती है कि वो स्कूल से बाहर जाकर शराब पीकर आई है और यहाँ तक कि उसने उस बच्चे को भी पीटा था। अगले दिन उस वाइन शॉप का मालिक वहां आकर तमाशे उठा रहा होता है कि वैन वहां आकर भी बोल देती है कि वो टोकन उसका है और स्टैचू उसी ने तोड़ा था। तब फैंग उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। अगर एक बार तुम इस स्कूल से निकाल दिए जाओगे तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और तुम कभी ऑफिशियल नहीं बन पाओगे। ये सुनकर वो घबरा जाती है क्योंकि ब्लैकलिस्ट उसके भाई का नाम होगा जो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो प्रिंसिपल वैंग के आगे माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि उसे वहाँ से ना निकाले, जो कि उससे बहुत गुस्से में थे। वो कहते हैं कि वो उन दोनों को ही यूनिवर्सिटी से निकाल कर ही रहेंगे। तब मास्टर ली उन्हें मनाते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा है जो बुरे बच्चों की संगत में आकर बिगड़ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुधरेगा नहीं। वो उसकी तारीफ़ करके बोलते हैं कि उसे खुद मास्टर वैंग ने रिकमेंड किया हुआ था, इसलिए उसे एक मौका देना चाहिए। लास्ट में ये डिसाइड होता है कि वो वहाँ रहेंगे कि नहीं, ये एक वोटिंग से तय होगा और उस वोटिंग की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को मिलती है जिससे वो खुश हो जाता है। अब वो सभी जगह ये फैलाने को बोलता है कि अगर स्कूल्स के रूल फॉलो नहीं किए जाएंगे तो उनका मतलब ही क्या रह जाएगा। सब लोग उनके खिलाफ होते हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट के आदमी बच्चों को उनके खिलाफ साइन करने को बोलते हैं तो दूसरी तरफ वैन हर एक बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करती है। आधे बच्चों ने उनके खिलाफ ऑलरेडी साइन कर चुका था और आधे सोच रहे थे कि वो क्या करें। तब एक सीनियर्स वैन को आकर बोलता है कि तुम्हें पता है लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ लीजिन इन्वॉल्व है। पूरा स्कूल चाहता है कि वो वहाँ से निकल जाए। फैंग उस वाइन शॉप पे जाकर बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कैसे दुकानदार उन गुंडों से तो पैसे वसूल कर नहीं सकता था, तो उसने वैन और लीजिन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको परेशान करने लगा। इधर वैन लीजिन को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी हेल्प करने के लिए मना लेती है ताकि उनकी इमेज ठीक हो सके। वो जाकर हर एक लेक्चर लेता है, क्लास में सोता नहीं है और यहाँ तक पेंटिंग भी करता है। फैंग को पता चलता है कि मिस हैन उस दिन की चश्मदीद गवाह है तो वो उसके पास गवाही मांगने चला जाता है। मिस हैन उसकी मदद करती है और फिर उसे अपने हाथों से सिला हुआ पाउच देती है, पर फैंग उसे एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहकर कि वो अभी केवल अपनी स्टडीज़ में फोकस करना चाहता था। प्रेसिडेंट हाफ बच्चों के सिग्नेचर लेकर मिस्टर ली के पास जाता है। तभी फैंग भी वहाँ सबूत लेकर आ जाता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि झूठी गवाही भी तो हो सकती है, तो वो बोलता है नहीं हो सकती क्योंकि ये आपकी बहन मिस हैन की है। शेंगजी ये सुनकर दंग हो जाता है। आगे प्रिंसिपल फैंग ये सुनकर कि वैन और लीजी ने एक लड़की को प्रोटेक्ट किया, उन्हें स्कूल से नहीं निकालते हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाता है जिसमें वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते थे। वैन लीजिन को ज़बरदस्ती मिस्टर डिंग की क्लास में ले जाती है। मिस्टर डिंग क्लास में आकर एक जार निकालते हैं और बोलते हैं
कि उन्हें जार में पास होने के लिए पैसे डालने पड़ेंगे। उस जार के फुल हो जाने पर उन बच्चों को अलग अलग मैजिक ट्रिक दिखाने लगते हैं। फैंग इससे नाखुश था और वो ऑब्जेक्शन उठाता है। मिस्टर डिंग उस जार को फेंककर फोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस लड़के से सीख लेनी चाहिए। जब तुम सबको पता था कि गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। वो केवल फैंग को पास करते हैं और बाकी फेल हो जाते हैं। अगले हफ्ते उन सभी का म्यूज़िक एग्ज़ाम होने वाला था। रात को वैन और लीजिन प्रैक्टिस के नाम पर फटे बांस की बांसुरी बजा रहे होते हैं। दूसरे दिन सभी बच्चे रात भर ना सो पाने से परेशान होकर फैंग के पास जाकर मदद मांगते हैं। फैंग वैन को पर्सनली बांसुरी बजाना सिखाता है और वैन लीजिन को। देखते ही देखते उनकी बांसुरी की धुन मीठी होने लगती है। एग्ज़ाम वाले दिन टीचर दंग हो जाता है लीजिन को ऐसे फ्लूइड बजाता हुआ देखकर। वो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं और स्टाफ रूम में जाकर उसकी तारीफ़ करते हैं। प्रिंसिपल फैंग ये सुनकर उसका ऑब्जर्वेशन पीरियड एंड कर देते हैं। अब तक फैंग और वैन के बीच में भी सुलह हो जाती है। वैन अपनी नॉवल का 4th वॉल्यूम लिखती है जिसमें जब वो पहाड़ी से गिर रही होती है तब एक राजकुमार आकर उसे बचा देता है और दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन उनके प्यार का दुश्मन अब नाइट हो जाता है जो उसे वापस पाना चाहता था। वैन ने फैंग को वादा किया हुआ था कि उसकी नॉवल के साइनिंग इवेंट के बाद वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही देगी। वो यू के साथ वहाँ नकली मूछें लगाकर जाती है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी बनकर आती हैं। उनमें से एक मिस हैन भी थी। जब वैन बुक साइन कर रही होती है तो तब यू मिस हैन के साथ बिजनेस कर रहा होता है। वो मिस हैन को सजेस्ट करता है कि वो फैंग को लव लेटर्स लिखे और इसके लिए उसके पास एक बंदा भी था। वैन अपने घर जाकर अपने नोट्स वैन बिन को देती है और मन लगाकर पढ़ने को बोलती है ताकि बाद में वो अपनी जगह वापस ले सके जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। आगे वो एकेडमी के हेल्थ सेंटर में वैन बिन के लिए दवाइयाँ मांगने जाती है पर अब से वो दवाइयाँ देने से मना कर देते हैं क्योंकि दवाइयाँ मार्केट में कम ही बची थी और उन्हें वर्स्ट कंडीशन के लिए बचा कर रखनी थी। वैन को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो यू के पास आती है। वो उसे एक लव लेटर लिखने को बोलता है जो उसे पता नहीं था कि फैंग के लिए है। फैंग को वो लेटर मिलता है तो वो वैन के पास उसे समझने को आता है। उस समय उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो फंस गई है क्योंकि उसे खुद का लिखा हुआ लेटर ही फैंग को समझाना पड़ रहा था। फैंग उसे तुरंत लेटर लिखता है कि वो केवल पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है और ये भी कि आगे से वो किसी भी ऐरे गहरे इंसान को हायर ना करे लेटर लिखवाने के लिए। फैंग का ये लेटर यू के पल्ले पड़ जाता है जो मिस हैन को उसका असली मतलब ना समझाते हुए गुमराह करता है और वैन को दोबारा लेटर लिखने को बोलता है। फैंग को एक और लेटर मिलता है। आगे जब यू और वैन मिस हैन से मिलते हैं तो फैंग उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो वैन पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। मिस हैन दुखी होती है और वो यू के पास आ जाती है जो उसे अब भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वैन वहाँ आती है और उसे सब कुछ सच बता देती है जिससे यू उनकी पार्टनरशिप तोड़ देता है। पर अगले दिन वैन की बेचारी हालत देखकर उसे दया आ जाती है और वो बोलता है कि मैं मदद करूँगा तुम्हारे पैसे कमाने में। मिस्टर ली ने बच्चों को छिपकर वो नॉवल पढ़ते हुए पकड़ देते हैं तो एकेडमी में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है इसलिए वैन अभी नॉवल का अगला पार्ट नहीं लिख सकती थी। लीजन भी यू के पास आकर उसे की शिज्यून और क्वीन बाइचेन नाम के 2 इंसानों के बारे में पता लगाने को बोलता है। फैंग दोबारा वैन से बात बंद कर देता है। ये जानकर कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है लीजिन वैन से कहता है क्या हम मिलके इसे कमरे से बाहर निकाल दें। वैन बोलता है कि बस इग्नोर करो जो फैंग भी सुन लेता है। यू इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि शीजुन किन और बाइचेन और ली हू कोर्ट से भागे हुए क्रिमिनल्स थे। वो भी लीजिन के बड़े भाई की तरह मास्टर डिंग के डिसाइपल थे।
आगे की खोजबीन करने के लिए वो दोनों स्टाफ रूम चले जाते हैं। कई हफ्तों की चुप्पी के बाद फैंग फाइनली वैन से बात करने लगता है। फैंग लाइब्रेरी में वैन के बदले नोटबुक्स कॉपी करके आता है और बोलता है कि अब से तुम केवल पढ़ाई में ध्यान देना। वैन उसके लिए ये फिक्र देखकर इमोशनल हो जाती है। स्टाफ रूम में केवल एक ही बॉक्स में ताला लगा हुआ होता है, जिसको लीजिन खोलता है तो उसमें वैन की लिखी हुई नॉवेल्स होती हैं। वो उसमें से एक डायलॉग पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, तुम सबकी मरने की इच्छा है या जीकर थक गए हो, जो डिट्टो उसी का होता है। वो यू से पूछता है, सच बताओ कौन है इसका राइटर। उधर फैंग भी वैन से सवाल करता है कि नॉवल में वो गरीब लड़का अचानक से प्रिंस कैसे बदल गया। कि लीजिन भी वहाँ आ जाता है और बोलने लगता है कि वो उसका कैरेक्टर ऐसे कैसे लिख सकती हैं। वो दोनों ही अपने कैरेक्टर को लेकर लड़ने लगते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हीरोइन किसकी होगी। वैन कहती है, जिस हिसाब से एकेडमी में छानबीन चल रही है उस हिसाब से मैं तो अगला पार्ट लिख ही नहीं पाऊंगी। जब स्टाफ रूम से यू और लीजिन को कुछ नहीं मिलता तो वो रात को मिस्टर ली के इंट्रोगेशन हॉल जाने के लिए डिसाइड करते हैं। लीजिन यू से वैन की लिखी हुई नॉवल का पहला और दूसरा पार्ट मांगता है। जैसे ही वो उनके हाथ में पकड़े हुए होते हैं कि प्रिंसिपल फैंग वहाँ आ जाते हैं और उनके बारे में पूछने लगते हैं। यू बोलता है ये तो उसने जूनियर के पास से पकड़ी है ताकि वो इसके गलत प्रभाव में ना आ जाए। वैन को अपने भाई का लेटर मिलता है कि वो दोबारा बीमार है और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। वैन बेसहारा होकर केवल यू के पास जा सकती थी। उसने ठान लिया था कि वो नॉवल लिखने का रिस्क लेगी। उसे यू एडवांस में पेमेंट कर देता है। कुछ बच्चे स्कूल में नॉवेल्स कॉपी कर रहे थे जिसके बारे में मिस्टर ली को पता चल जाता है और उन्हें सजा के तौर पर पीटा जाता है। वैन डर जाती है कि जब कॉपी करने की इतनी बड़ी सजा है तो लिखने वाले का क्या होगा। बाद में जब यू और लीजिन साफ सफाई के लिए मिस्टर ली के पास आते हैं तो उन्हें खोज करने पर चिन बाई चुआन के बारे में पता चलता है और अब वो कहाँ रहता है। रात को जब लीजिन और फैंग सो रहे होते हैं तो वैन अपनी नॉवल लिखना शुरू करती है। उसका काम ख़त्म करके सोने के बाद वो दोनों जाकर छिपकर उसकी नॉवल पढ़ते हैं। अगले दिन लीजिन वैन से नॉवल में चेंजेस करने को बोलता है, जैसे कि फैंग को बुल ने टक्कर देकर मार दिया। वैन जोर जोर से हंसने लगती है। आगे फैंग भी सजेशन देने लगता है कि नॉवल केवल लव स्टोरी के बारे में नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी हो जो लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। रात को आगे की कहानी पढ़ने के लिए फैंग और लीजिन लड़ने लगते हैं तो वैन उन दोनों को ही अपने हिसाब से एक एक नॉवल लिखने को बोलती है। फिर लास्ट में वो उन दोनों को मर्ज कर देगी। मिस मू यू से वैन को उसके बर्थडे के दिन उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए लेकर आने को बोलती है। बदले में यू उसे वैन की नई नॉवल को प्रमोट करने को बोलता है। शेंगजी को पता चलता है कि एकेडमी में कोई नॉवल लिख रहा है तो वो सारे कमरों में चेकिंग करवाता है। एज अ रिज़ल्ट उसे वैन के कमरे से 3 नॉवल मिलती है जो सीधा प्रिंसिपल फैंग के पास सबमिट होती है। वो तीनों वहाँ आते हैं और फैंग सबसे पहले एडमिट करता है कि ब्लू वाली बुक उसकी है। ये सुनकर प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन अलग होता है। वो फैंग की राइटिंग स्किल्स की तारीफ करने लगते हैं। लीजिन के पिता भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे तो वो उसकी नॉवल की भी तारीफ करते हैं कि कैसे उसने सिविल और मिलिट्री स्किल्स के बारे में खूब अच्छा लिखा है। लास्ट में जब वैन को उम्मीद थी कि उसकी भी तारीफ होगी तो उस बेचारी को डांट दिया जाता है, लेकिन हाँ, इसके बाद मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। आगे यू वैन को अपनी नॉवल का प्रमोशन लेटर मिस मू से करवाने को बोलता है। मिस मू के बर्थडे के दिन शेंगजी उसके लिए एक छोटा घर तोहफे में लाता है, क्योंकि सालों पहले जब वो एक दूसरे को पसंद किया करते थे तब मिस मू ने उससे कहा था कि वो अपना खुद का एक घर चाहती है। बाद में शेंगजी ने उसे अपने पिता मिस्टर हैन के कहने पर छोड़ दिया था। शाम को पार्टी में मिस मू डांस करते वक्त अपनी ट्रेडिशनल बॉल फेंकने वाली थी। जो आदमी उसे पकड़ता
मिस मू उसी से शादी करती। शेंगजी सबको धमका देता है कि उसके अलावा कोई बॉल पकड़ने का सोचेगा भी नहीं। मिस मू डांस करने लगती है और वैन के आते ही वो उसके हाथों में बॉल फेंक देती है। वैन उस बॉल को छोड़ देती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और मिस मू को बहुत बुरा लगता है। वैन को पता था कि ऐसे तो मिस मू की बदनामी ही होगी, तो वो बॉल को वापस उठा देती है। इससे माहौल दोबारा खुशमिजाज हो जाता है। लीजिन को की शिंजो मिलता है। वो 18 साल पहले की स्टोरी जानने चाहता था, पर वो उस पर चाकू मार देता है। वैन यू के घर रात भर जाकर नॉवल लिखती है। जल्द ही मिस मू वाली बात पूरे स्कूल को पता चल जाती है और हर जगह यही बात चल रही होती है। वो सब वैन पर सवालों के पुल बांधे जा रहे थे, जिसको वो अवॉइड कर करके थक चुकी थी। यू को लास्ट इंसिडेंट से मिस हैन के लिए बुरा लग रहा होता है, तो वो वादा करता है कि वो एक बार उसकी मुलाकात फैंग से ज़रूर करवाएगा। फैंग को बाहर लेकर आने की जिम्मेदारी होती है वैन की, जो समहाउ ये मैनेज कर ही लेती है। मिस हैन अकेले टाइम स्पेंड करने के चक्कर में फैंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही होती है, तो वैन उसे वहाँ से ले जाती है, ये बोलकर कि प्रिंसिपल को उनसे कुछ काम है। रास्ते पर उसकी टक्कर मिस मू से हो जाती है, जो उनको अपने साथ ज़बरदस्ती एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। लेकिन वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी एक अमीर लेडी ने बुक किया हुआ होता है। वो सब लोग फिर भी अंदर जाते हैं, तो वो अमीर लेडी और कोई नहीं मिस हैन होती है, जो अकेले ड्रिंक कर रही होती है। वो लोग ड्रिंक करने साथ में बैठते हैं, तो मिस हैन वैंग की बुराई करने लगती है और मिस मू फैंग की। वो दोनों कंपटीशन लगा लेती हैं कि कौन सबसे ज़्यादा वाइन पिएगा। फैंग और वैन मौका देखते ही वहाँ से खिसक जाते हैं और दीवार फांदकर वापस आ जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख एक बच्चा देख लेता है, जो उनका पीछा करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मिस्टर ली ने अपना दरवाज़ा खोला और उन पर पानी से भरी हुई बाल्टी गिर गई। ये करतूत होती तो लीजिन की है, जो ये देखना चाहता था कि मिस्टर ली मार्शल आर्ट जानते हैं कि नहीं, पर वो बच्चा फंसा जाता है क्योंकि वो हंस जाता है। वैन को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वो फैंग को पसंद करने लगी है। इसी कारण वो उसको अवॉइड करने लगती है, जिससे बाकी बच्चों को लगता है कि शायद फैंग बेचारी वैन को बुली कर रहा है। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस अपनी नेक्स्ट नॉवल के आइडियाज़ के लिए इग्नोर वाला गेम खेल रही है। वैन छिपकर अपनी माँ को पैसे देने जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो शेंगजी के हाथों पकड़ी जाती है, जो उसे सजा के तौर पर उस दीवार के ऊपर कड़ी धूप पर खड़ा रखता है। ऑब्वियसली वो मिस मू के वजह से पर्सनली दुश्मन निकाल रहा था। वैन कई घंटे खड़े होने के बाद भी माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। फैंग को जैसे ही पता चलता है, वो भागते हुए आता है। वैन बेहोश होकर गिर जाती है और एक रस्सी से लटक रही होती है, जब फैंग आकर उसे छुड़ाता है। स्टूडेंट काउंसिल ने इस बार हद पार कर दी थी, इसलिए अगले दिन सब लोगों की मौजूदगी में डिबेट शुरू होती है कि बच्चों को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि नहीं। इसके ऊपर दोनों तरफ से ही कई सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसका परिणाम ये आता है कि स्टूडेंट काउंसिल आगे से किसी भी बच्चे को सज़ा देने का हकदार नहीं होगा। रात को लीजिन जब कमांडर जू पर नज़र रखे हुए था, तब उस पे एक ग्रुप हमला करता है, जिससे बचकर वो निकलता है और अपनी काली पोशाक निकालकर आम इंसान जैसे चलने लगता है। वो सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। जब कमांडर जू लीजिन का पीछा कर रहे थे, तब डिप्टी कमांडर वहां आकर बताते हैं कि लीजिन उनका बेटा है। ये सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। दोनों बाप बेटे के रिश्ते में तनाव होता है, क्योंकि लीजिन उसके बड़े भाई की मौत पर उन्हें कुछ न करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। कमांडर जू भी किन शिजून की तलाश में थे, लेकिन छानबीन लॉर्ड गू द्वारा रद्द कर दी जाती है। लीजिन उनके हर कदम पर अपनी नज़र बनाए रखता है। फैंग वैन को मिस मू से बात करके अपनी सिचुएशन क्लियर करने को बोलता है, पर वो बोलती है कि उसने ऑलरेडी कोशिश करके देख लिया है। फिर वो पूछती है क्या उसको मिस हैन के लिए फीलिंग्स हैं, तो
तो वो बोलता है कि वो एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो उसे एक दोस्त की तरह समझे। बाद में शेंगजी को वैन के लिए मिस मू का लेटर मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे पता है कि वैन के लिए अभी पढ़ाई करना ज़रूरी है, वो इसका इंतज़ार करेगी, तब तक के लिए वो शेंगजी जैसे बुरे इंसानों से दूर रहे। इसको पढ़ के प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लीजिन को वापस आके पता चलता है कि फैंग ने क्या क्या किया, जिस पर वो सरप्राइज था। मिस्टर डिंग मास्टर वैंग से शेयर करते हैं कि फैंग के आइडियाज़ सालों पहले यू डिंग कुंग के आइडियाज़ जैसे हैं, जैसे कि औरतों को भी एजुकेट करना। उन्हें लगता है कि फैंग और वैन की फ़िलॉसफी काफ़ी सेम है। मास्टर फैंग चाहते थे कि मिस्टर डिंग वैन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाए। मास्टर वैंग ये आइडियाज़ एम्परर तक पहुंचाना चाहते थे। लीजिन को वैंग और फैंग की बढ़ती करीबी से जलन होने लगती है। स्कूल में वैन के बारे में बस इतना रिकॉर्ड होता है कि उसके पिता बहुत पहले ही मर चुके थे और वो अपनी माँ का सरनेम यूज़ करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में आई थी। जब मिस्टर डिंग उसके घर जाते हैं तो उसकी माँ दरअसल ज़्यू डिंग कुन की वाइफ थी। मिस्टर डिंग ज़्यू डिंग कुन के डिसाइपल होते हैं। लीजिन बेड चेंज करता है। वो चाहता था कि वैन उसके बगल में सोए, जिससे वैन को लगता है कहीं उसे उसका राज पता ना चल गया हो। मिस्टर डिंग सोचते हैं क्या वैन को उसका पास पता होगा। उन्होंने तो सुना था कि ज़्यू डिंग कुंग का पूरा परिवार एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बच्चों में बात चल रही होती है कि वैन फैंग के साथ इसलिए है कि वो गवर्नर का बेटा है। ये बात लीजिन सुन लेता है और वैन को उसे दूर रहने को बोलता है। ये सारी बहस बंद करने के लिए फैंग वैन को स्कूल के मंदिर में ले जाकर कसम खाता है कि आज से वो दोनों स्वान ब्रदर्स होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। यू नोटिस करता है कि वैन इससे ज़्यादा खुश नहीं है और हो भी कैसे सकती थी, आखिरकार वो एक लड़की थी, वो उसका ब्रदर कैसे बन सकती थी। ये खबर सुनकर शेंगजी वैन को एकेडमी से बाहर निकालने का इरादा पक्का कर लेता है और यू को ब्लैकमेल करता है कि वो कोई रास्ता निकाले, वरना वो उसके फेक नोबलमैन होने की सच्चाई सबको बता देगा। लीजिन अब भी फैंग से नाराज़ था। यू ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो शेंगजी की मदद करेगा कि नहीं। वैन लीजिन और फैंग के झगड़े को सुलझाने के लिए उन दोनों को मार्केट ले चलती है। यू वैन से इशारों ही इशारों में स्कूल छोड़ देने की बात करता है, जिसको वो रिफ्यूज़ करके बोलती है कि वो ऐसा सोचती थी पर वो ऐसा अब नहीं करेगी, वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेगी। फिर वहाँ एक दुकानदार फॉर्च्यून पाउच बेच रहा होता है, जिसे खरीदना सब लड़कियों वाली हरकतें बोल रहे होते हैं, पर फिर भी वैन 3 खरीद लेती है। मार्केट में बारिश हो जाती है, जिससे सब भीग जाते हैं और यू के घर चेंज करने चले जाते हैं। फैंग कहता है कि वैन को सबके सामने चेंज करने की हैबिट नहीं है, तो उसे एक रूम दिया जाता है। इस पर यू को थोड़ा शक होता है। जब वो आती है तो उसे यू के कपड़े बहुत बड़े हो रहे होते हैं, जिससे वो लड़कियों की तरह लग रही थी। यू वैन से बोलता है अच्छा ही हुआ कि तुम एक लड़की नहीं हो, वरना 3 लड़के तुम्हारे लिए लड़ मर जाते। शेंगजी यू को उन ट्रायो के साथ देखकर उसे टास्क याद दिलाता है। वैन फैंग को ब्लू लकी पाउच देती है, जो उसे ऑफिशियल बन जाने का विश लक था। यू दोबारा वैन को स्कूल छोड़ देने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि वो खुद से स्कूल छोड़ दे, यही बेस्ट तरीका होगा। लेकिन वैन कहती है कि वो अब गिव अप नहीं करने वाली है। फिर वो यू को भी एक लकी पाउच देती है। आगे वैन नहाने के लिए छुपके आधी रात को निकलती है। वहाँ 2 बच्चे अपना कुछ गुमा हुआ सामान ढूंढ रहे होते हैं, तो वो उन्हें भूत बनकर डराती है। इसी दौरान यू उनके कमरे में आता है तो वैन नहीं होती। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक स्टोर रूम में झांकता है, तो वो अपने कपड़े उतार रही थी, जिससे फाइनली यू को पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। तभी शेंगजी और उसके आदमी भूत की अफवाह के चलते छानबीन करने आ जाते हैं। यू अपनी चालाकी से वैन को पकड़े जाने से बचा देता है।
अगले दिन वैन पूछने आती है कि पिछली रात उसने कुछ देखा तो नहीं, पर वो उसे कुछ नहीं पता था। बाद में एक पर्चा छपता है कि आम परिवार से आए हुए कुछ बच्चे नोबलमैन होने का ढोंग कर रहे हैं। ये धमकी शेंगजी की तरफ से होती है, जो उसे 10 दिन के अंदर वैन को स्कूल से बाहर निकाल देने को बोलता है। सबको लगता है कि यू आजकल कुछ परेशान सा है, तो लीजिन कहता है कि शायद से उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को शर्मिंदा किया था। वैन यू के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखने को बोलती है। आगे वैन और फैंग सारी डिशेस साथ में प्रिपेयर करते हैं और लीजिन यू को वहाँ घर लेकर आता है। सारे लोग उसके बर्थडे के लिए नाचते और गाते हैं। उनकी सिंसियरिटी देखकर यू का दिल पिघल जाता है। सब उसे गिफ्ट देते हैं और वैन उसे हैंड रिटन कूपन्स देती है, जिससे वो उससे अपनी विशेस पूरी करवा सकता था। यू चाहता तो था कि वो उस विश से उसे स्कूल छोड़ देने के लिए बोल दे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी पार्टी का मज़ा किरकिरा करने के लिए प्रेसिडेंट और उसके चमचे आ जाते हैं। वो यू को विवश कर देते हैं अपनी सच्चाई खुद ही बताने पर कि वो एक नोबलमैन नहीं है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हर कोई ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शेंगजी यू को सबक तो सिखाना चाहता था, पर उसे अब भी उसकी ज़रूरत थी। एनुअल वर्शिपिंग सेरेमनी करीब आ रही थी। उन्हें उसमें जीतने की ज़रूरत थी ताकि स्टूडेंट काउंसिल की रेपुटेशन बनी रहे। यू वैन को बताता है कि शेंगजी उससे क्या चाहता था, तो वो बोलती है कि वो एक अच्छा इंसान है जिसने दोस्ती को पहले चुना। यू चाहता था कि आज से वैन उसे बड़े भैया कहकर पुकारे, क्योंकि आज से वो उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। मिस्टर डिंग बताते हैं कि एक बहुत बड़ा मीटियोर शावर होने वाला है, तो सारे बच्चे वहाँ जाने के लिए पास वाली पहाड़ी में मिलने का प्लान करते हैं। लेकिन फैंग को बेटर व्यू के लिए आइलैंड में जाना था। मिस हैन यू से मदद मांगती है कि वो उसे भी फैंग के साथ उस आइलैंड में किसी भी तरफ भेज दे, पर वो मना कर देता है। तब मिस हैन अपनी मेड से बोटमैन को पे कराकर बोलती है कि तब तक रुके रहना जब तक दूसरा जना भी बोट पे ना आ जाए। यू वैन को फैंग के साथ जाकर मीटियोर शावर देखने को बोलता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वैन के दिल में फैंग के लिए फीलिंग्स हैं। तो वैन फैंग के साथ जाने के डिसाइड करती है। बोटमैन 2 इंसानों को देखकर आइलैंड के लिए निकल जाता है, जिसके बाद ही मिस हैन आती है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आइलैंड डेजर्टेड था, वहाँ बस वो दोनों ही थे। लीजिन कमांडर जू से की शिज्यून की लोकेशन सुन लेता है और वहाँ से उनसे पहले पहुँच जाता है। वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय कुछ जड़ी बूटियों के, जिससे वो पता लगा देता है कि उसे कौन सी बीमारियाँ थी, और वो डिसाइड करता है कि वो मेडिकल शॉप के बाहर उसका इंतज़ार करेगा। वैन फैंग से पूछती है कि क्या वो अपनी शादी के बाद भी उससे ऐसे ही बर्ताव करेगा, दोस्तों की तरह। फैंग कहता है कि बिल्कुल, किसी भी प्रॉब्लम का आउटकम ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उसका प्रोसेस को एंजॉय करना होता है। तभी बरसात शुरू हो जाती है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे आसरा लेते हैं। जब मौसम साफ हो जाता है और उन्हें मीटियोर शावर दिखने लगता है, तो वैन हमेशा फैंग के साथ रहने की विश मांगती है और फैंग वैन की विश पूरी हो जाने की। जब वो अगली सुबह वापस आते हैं, तो मिस हैन वैन को उसका प्लान में पानी फेर देने के लिए बहुत सुनाती है, जैसे उसने जानबूझ के किया हो। वो उसे उसके लो स्टेटस की औकात में रहने को भी बोलती है। फिर वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो सारी रात वहीं इंतज़ार कर रही थी। फैंग उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जबकि वैन वापस आ जाती है। यू को रियलाइज़ होता है कि उसे आगे से ऐसे आइडियाज़ नहीं देने चाहिए, क्योंकि उन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड में बहुत अंतर है। जब मिस हैन को होश आता है, तो फैंग उसे क्लियर कर देता है कि उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आइलैंड में वैन उसके साथ नहीं भी आती, तब भी उसने उसको लेकर नहीं जाना था। उसे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर और माइंड वाली लड़कियां पसंद है। मिस हैन ठान लेती है कि अब से वो भी ऐसी ही लड़की बनेगी। वैन
बेसब्री से फैंग के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो लौटता है तो वो वैन से पूछता है, क्या तुम्हें मिस हैन का प्लान पहले से पता था? ये वैन को पसंद नहीं आता है कि वो उसके इरादों पर शक कर रहा है और मिस हैन की तरफ से माफ़ी भी मांग रहा है। क्या वैन अब उसके लिए इतनी पराई हो गई थी कि वो ऐसा करे? लीजिन ये देखकर कि उनकी लड़ाई हुई है खुश हो जाता है और वैन से कहता है, इसको इस बार निकाल दे कमरे से। मिस हैन मिस्टर क्विन नाम के एक स्टोरी टेलर की कहानियाँ सुनने जाती है, जिनकी पर्सनैलिटी देखकर वो इंस्पायर हो जाती हैं और उन्हें उसके डिसाइपल लेने को बोलती है। इस पर वो एक शर्त रखते हैं कि ये बात वो किसी को ना बताए। बच्चे फैंग को ड्रिंक करने के लिए चलने को बोलते हैं, जिनको वो मना कर देता है तो वैन बोलती है वो चलेगी। फैंग को उसकी चिंता होती है तो वो भी साथ में आ जाता है। वो वैन को पीने से रोक तो नहीं पाता, इसलिए उसके साथ पीने लगता है और लास्ट में ड्रंक हो जाता है। वो वैन से बोलता है कि हमें अभी केवल ऑफिशियल्स बनने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर, और चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। वैन को भी लगता है कि उसे इस पल को पूरी तरीके से जीना चाहिए। लीजिन मेडिकल शॉप से की शेजून का पीछा करता है और उसे पकड़कर सच्चाई बताने को बोलता है। वो बोलता है कि उसके बड़े भाई ने ही ज़्यूडिंगकुन और उसके पूरे परिवार को मारा है। ये सुनकर वो बहुत शॉक हो जाता है। आगे जब वैन फैंग को लेकर आती है तो प्रेसिडेंट के चमचे उन्हें अंदर नहीं घुसने देते और परेशान करने लगते हैं। तभी लीजिन वहां आकर उनकी धुनाई कर देता है। मिस्टर ली हंगामे से वहां आते हैं और अगले दिन सज़ा के तौर पर वैन और लीजिन को डंडे से पीटने को बोलते हैं। लीजिन, फैंग और यू वैन की पनिशमेंट आपस में बांटने को बोलते हैं। वैन को हाथों पर छड़ी पड़ती है जबकि बाकियों को डंडे से मार। लीजिन को तो डबल पनिशमेंट मिलती है। वैन उनकी इस मदद के लिए हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। वो उनका सारा काम करने लगती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, जिसकी वजह से वो मिस्टर डिंग की क्लास में बेहोश हो जाती है। मिस्टर डिंग उसकी नफ्स चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। वैन उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है और मिस्टर डिंग कहते हैं कि इसमें बहुत खतरा है, वो किसी तरीके से उसे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। वो अब एकेडमी में नहीं पढ़ सकती। आगे एकेडमी में आर्चरी कंपटीशन होने वाला था, जिसके लिए खुद मास्टर वैंग आने वाले थे। मिस्टर डिंग नहीं चाहते थे कि मास्टर वैंग की वैन के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़े, इसलिए वो उससे पहले ही उसे मेडिकल सर्टिफिकेट पकड़ाकर वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। आर्चरी कंपटीशन के लिए बच्चों की टीम्स बननी थी, जिसमें वो एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते और जीतने वालों को पैसे और नोबेलिटी पॉइंट्स मिलते। फैंग चाहता था कि वैन इसमें हिस्सा ले क्योंकि उसके ऑलरेडी नोबेलिटी पॉइंट्स बहुत कम हो चुके थे, लेकिन वैन को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो वैसे भी स्कूल छोड़कर जाने वाली थी। वैंग तीर छोड़ने के लिए बहुत कमज़ोर थी। फैंग उसे इनकरेज करता है, लेकिन लीजिन को गुस्सा आता है कि वो ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है। वैन वहाँ से भाग जाती है और फैंग उसका पीछा करता है कि कोई उसकी आर्म पर रैक डाल देता है। उसकी आर्म पर चोट लग जाती है और अब वो तीरंदाजी नहीं कर पाता। ये काम प्रेसिडेंट के एक चमचे बिंग शेंग का होता है, जो काबिलियत से तो जीत नहीं सकता था, तो चलो ऐसे ही सही। पर फैंग हार नहीं मानता और वो लेफ़्ट हैंड से आर्चरी करने की प्रैक्टिस करने लगता है। वो अपने लेफ़्ट हैंड को ट्रेन करने लगता है और काफ़ी मेहनत बाद उसका तीर निशाने पर लग जाता है। वो वैन को इंस्पायर करता है कि जब वो अपने लेफ़्ट हैंड से ये कर सकता है तो वो भी बहुत जल्द सीख ही जाएगी। वो उसे कहता है कि वो इतने आगे तक आ चुकी है, अब उसे पीछे नहीं लौटना चाहिए। वैनजी मिस्टर डिंग के पास जाती है और बोलती है वो एकेडमी छोड़कर नहीं जाने वाली। मिस्टर डिंग उसको चेतावनी देते हैं कि उसे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, पकड़े जाने पर मौत की सज़ा भी मिल सकती है।
पर वैन ये रिस्क लेने के लिए तैयार थी क्योंकि वो एकेडमी में पढ़ रहे किसी भी लड़के से कम नहीं थी। उसका एटीट्यूड मिस्टर डिंग को उसके पिता की याद दिलाता है। वो उसे वहाँ रुकने की परमिशन देने को तैयार थे, पर एक शर्त पर कि वो आर्चरी कंपटीशन जीतेगी और अपनी काबिलियत साबित करेगी। इससे कोई उसकी आइडेंटिटी पर शक भी नहीं करेगा। वैन टीम मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। वो फैंग से कहती है कि वो उसकी टीम में आना चाहती है। वो दोनों साथ मिलकर ये कंपटीशन जीतेंगे। शैंगजी उनके प्रैक्टिस के दौरान सबकी वीकनेस देखने आता है, तब उनकी बहस हो जाती है। वो उनसे शर्त लगाता है कि हारने वाले को अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वैन बैट के लिए मान जाती है और पूरी जी जान से प्रैक्टिस करने लगती है। मिस हैन मिस्टर क्विन के अंडर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वो चाहती थी कि वो एक इंडिपेंडेंट वूमेन बन जाए। लीजिन अपने पिता के घर सबूत ढूंढने जाता है कि तभी वहाँ मिस्टर डिंग भी आते हैं। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। मिस्टर डिंग जियो डिंग कुंग के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि उन्होंने ही मिस्टर हैन के ऑर्डर के चलते उन्हें मार डाला था, भले ही लॉर्ड फैंग इसके खिलाफ थे। मिस्टर डिंग बता देते हैं कि शू डिंग कुंग की पत्नी जिंदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। उन्हें पता था सालों पहले डिप्टी कमांडर ने ही उनकी फैमिली को बख्श दिया था, इसके लिए वो उनको शुक्रिया बोलते हैं। लॉर्ड ली बताते हैं कि क्वीन बाई चुन को मू जियांग ने बचाया था, जिसके बाद उसे फांसी मिल गई थी। जी बाई चुन ने उन्हें भी इस सब में इन्वॉल्व करके धोखा दिया और जिसके चलते उनके परिवार को बचाने के लिए उनके बड़े बेटे ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और उसे भी एक्सिक्यूट कर दिया गया। लीजिन पूरे शहर में मू जियांग की बेगुनाही के पर्चे बांटता है। मू जियांग मिस मू के ही पिता होते हैं, जो फाइनली खुश होती है कि कोई तो उनके पेरेंट्स को न्याय दिला रहा है। लॉर्ड हैन इस बात से परेशान उसको पकड़ने को बोलते हैं। लॉर्ड को बताते हैं कि आखिरी बार जब उन्होंने उस आदमी का पीछा किया था तो वो यूंगचंग एकेडमी में भाग गया था। वैन लीजिन को उनकी टीम ज्वाइन करने को बोलती है, पर वो फैंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उन सब के मनाने पर वो मान ही जाता है। वो टीम को ट्रेन करना शुरू करता है क्योंकि तीर अंदाजी में वो सबसे काबिल था। लॉर्ड हैन सोचते हैं कि मास्टर वैंग खुद एकेडमी में कंपटीशन के लिए क्यों आ रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं प्रेसिडेंट की पोस्ट शैंगजी की जगह फैंग को ना मिल जाए, क्योंकि वो फैंग को बहुत अच्छा मानते थे। मिस हैन उन्हें दिलासा देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैंग बस अपनी स्टडीज़ पर फोकस करता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। शैंगजी बिंग शेंग को धमकाता है कि अगर उसकी वजह से वो हार गए तो वो अपने पिता को मुंह नहीं दिखा पाएगा और फिर ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। मिस हैन सारे स्कॉलर्स के लिए एक फ़ीस प्रिपेयर करती हैं अपनी भाई की तरफ से, क्योंकि वो सब कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। लीजेन वैन को वहाँ से ले जाता है क्योंकि उसको लगता है उन्हें वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनकी कभी प्रेसिडेंट से पटी ही नहीं। वैन ये देखकर नाखुश थी कि फैंग को एक स्पेशल बॉक्स मिलता है जो मिस हैन ने केवल उसके लिए बनाया था। मिस हैन को लगता है कि उसके भाई को बाकियों से रिस्पेक्ट पाने के लिए दूसरों को सिंसियरिटी से ट्रीट करना चाहिए। बिंग शेंग इस दुख के चलते कि वो तीर अंदाजी में अच्छा नहीं है, ड्रंक हो जाता है और तमाशा मचाता है। लीजिन दोबारा जब वो मैसेज सर्कुलेट कर रहा होता है तो लॉर्ड गू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और घायल कर देते हैं, लेकिन तभी कोई आदमी आकर उसे भागने में मदद करता है। लीजिन दोबारा एकेडमी के अंदर चला जाता है जहां लॉर्ड गू छानबीन करने नहीं आ सकते थे। रास्ते में लीजिन को प्रिंसिपल फैंग और मिस्टर डिंग मिलते हैं, जिनको वो बोलता है कि उसने ड्रिंक की हुई है। मिस्टर डिंग को शक होता है तो वो वापस देखने आते हैं तो लीजिन एक स्टोर रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसका इलाज करते हैं। लॉर्ड हैन आर्चरी कंपटीशन के दौरान जब सब वहां इन्वॉल्व रहेंगे तब एकेडमी की छानबीन करने को बोलते हैं। अगले दिन वैन फैंग और बाकी परेशान होते हैं कि लीजिन अभी तक नहीं आया है।
ऐसे तो उन्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिस मू अपनी प्रॉमिस के चलते कंपटीशन के बाद परफॉर्म करने वाली थी। वो मास्टर वैंग के लिए एक लेटर लिखती है। मिस्टर चॉय अपनी लाइब्रेरी में कंपटीशन की बैट लगाते हैं जहां मिस हैन और वैन की माँ भी आती हैं। लॉर्ड गू एकेडमी आते ही पिछली रात के मिसिंग वाले बच्चों की छानबीन करने लगते हैं। सब में से बस लीजिन ही बच गया था। जब वो उन्हें मिलता है तो उसकी तलाश लेने से पहले ही मिस्टर डिंग और मिस्टर लियू वहां आकर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि वो कल रात बस ड्रिंक कर रहा था। कंपटीशन शुरू होता है और प्रेसिडेंट हर बार 10 पॉइंट बना लेता है, जिससे मिस्टर हैन की बहुत तारीफ होती है। मिस्टर डिंग लीजिन को कंपटीशन ज्वाइन करने से रोकते हैं क्योंकि ऐसे सबको ही पता चल जाएगा कि वो घायल है, पर लीजिन इंसिस्ट करता है कि वो वैन और फैंग का विश्वास नहीं तोड़ सकता, उसने वादा जो किया है। पिंग शैंग बहुत बुरी तीरंदाजी करके प्रेसिडेंट की टीम के पॉइंट्स घटा रहा होता है, जिससे शेंगजी नाराज था। लॉर्ड गू लॉर्ड हैन को सारा किस्सा बताते हैं। तभी ग्राउंड में लीजिन भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो वैन से बोलता है कि वो बस टीम को पूरा करने आया है, उससे कुछ खास उम्मीद मत लगाना। फिर वो सब अपनी बारी के लिए चले जाते हैं। फैंग सारे निशाने सही लगाता है। लीजिन कमज़ोर था। लॉर्ड गू और लॉर्ड हैन की नज़र उसी पर होती है, ये देखने के लिए कि वो तीरंदाजी कर पाता है कि नहीं। लीजिन अपना पहला निशाना चूक जाता है और दूसरे में 9 पॉइंट्स हासिल करता है। तीसरे निशाने से पहले वो पूरी ताकत लगाकर बो को ही तोड़ डालता है ताकि कोई उसकी स्ट्रेंथ पर शक ना करे। फिर वो सीधा बुल आई को हिट कर 10 पॉइंट ले लेता है। लॉर्ड गू को लगता है कि शायद लीजिन वो इंसान नहीं है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। वैन भी सारे निशाने सही लगाती है। फिर मिस मू वहाँ पर आती है। शेंगजी वैन और उसको साथ में बात करता देख जेलस होता है। वैन थोड़ा अनकंफर्टेबल सी दिख रही होती है तो मिस मू उससे पूछती है क्या उसने उसका भेजा हुआ लेटर नहीं पढ़ा जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। लीजिन को तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। मिस्टर डिंग अगले राउंड से पहले उसको ट्रीट करते हैं और समझाते हैं कि अगर वो देश के लिए कुछ करना ही चाहता है तो पहले एक अच्छा ऑफिशियल बने। पहले राउंड का नतीजा निकलता है। फाइनल में 2 टीम जाती है, वो शेंगजी और फैंग की होती हैं। बिंग शैन वैंग के बो के साथ कुछ छेड़खानी करता है। सेकेंड राउंड शुरू होता है जिसमें टारगेट इस बार मूव हो रहे होते हैं और 2-2 करके मुकाबला होना होता है। पहले फैंग जीतता है, फिर प्रेसिडेंट की टीम से यू, और फिर लीजिन की स्ट्रेंथ ही नहीं बची होती है तो उसका एरो गिर जाता है और शेंगजी की टीम दोबारा जीत जाती है। उसके बाद बिंग शैन हारता है। दोनों टीम के बीच में टाई हो चुका था। जीत का फैसला वैन और शेंगजी से होना था। जैसे ही शेंगजी निशाने लगाने वाला था, मिस मू चिल्लाकर वैन को चीयर करती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो दोबारा कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता मिस मू को सुनाकर वहाँ से निकल जाने को बोलते हैं। वो निशाना लगाता है तो उसे केवल 6 पॉइंट मिलते हैं। वैन की बारी आने पर जैसे ही वो बो पकड़ती है उसका हाथ कट जाता है। फैंग इसकी कंप्लेंट डायरेक्ट मास्टर वैंग से करने वाला था, लेकिन मिस्टर डिंग उससे रोक देते हैं क्योंकि ऐसे तो शेंगजी की पूरी टीम को ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वैन हाथ में बैंडेज लगाकर दोबारा कंपटीशन के लिए जाती है और सीधा बुल आई को हिट करके जीत जाती है। इसी के साथ फैंग की टीम कंपटीशन जीत जाती है। मिस्टर डिंग वैन को एकेडमी रुकने की परमिशन दे देते हैं और उन्हें मास्टर वैंग से शाबाशी मिलती है। लॉर्ड हैन शेंगजी को एक थप्पड़ मारते हैं मिस मू से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, और फिर दूसरा थप्पड़ मारते हैं हार जाने के लिए। वो अपने बेटे को अपने साथ टैलेंटेड लोगों को रखने के लिए बोलते हैं, ना कि चमचों को। बिन शैन को उसकी टीम वाले उसकी बेवकूफ़ी के चलते डांट रहे होते हैं क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो सब बाहर निकाल दिए जाते। मिस्टर डिंग मास्टर वैंग को लीजिन के बारे में बताते हैं, लेकिन वो वैंग की असली आइडेंटिटी नहीं बताते हैं। बिंग शैन शेंगजी से माफ़ी मांगने आता है, लेकिन वो उसे दफ़ा हो जाने को बोलता है।
आगे फैंग और पूरी टीम सेलिब्रेट करने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, जबकि वैन मिस मू से मिलने जाती है। लाइब्रेरी में मिस हैन भी आकर उनके लिए सितार बजाती है और बाद में वैन फैंग को उसे घर छोड़ने के लिए ले जाते हुए देखती है। एकेडमी में लौटकर ड्रंक बिंग शेन फैंग को परेशान करता है तो वो उसे पहले खुद की इज्जत करने को बोलती है। आगे वह दोबारा स्टोर रूम में नहाने जाती है, जहां लीजिन भी अपनी इंजरीज के चलते छिपा हुआ था। तभी वह मिस्टर डिंग आते हैं, जो उसे आगाह करके दूसरी जगह जाने को बोलते हैं और फिर लीजिन को दवा लगाते हैं। रात को वैन और फैंग ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह मिस्टर डिंग वैन को अब से स्कूल छोड़कर जाने को बोलते हैं, क्योंकि मास्टर वैंग उसका बैकग्राउंड चेक करवाने वाले थे। वो कहते हैं कि इस बार स्कूल की छुट्टियों के बाद उसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। वो दुखी तो थी, पर उसे ये भी लगता है कि अब उसे और लड़के होने का ढोंग नहीं करना पड़ेगा। लीजिन कमरे में वापस आता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वो सब सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं। रास्ते में उन्हें सैनिक कुछ आम लोगों को मजदूरी के लिए ले जाते हुए दिखते हैं, जो अपना टैक्स पे नहीं कर पाए थे। वो डिसाइड करते हैं कि ऑफिशियल्स बनने के बाद वो ये सब रोक देंगे। स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। फैन लीजिन और यू वैन को खूब सारे सामान घर ले जाने को देते हैं और अपेरेंटली उसकी बीमार बहन के लिए भी दवाइयाँ भी देते हैं। शेंजी अब भी बिंग शेंग से नाराज़ था। ऊपर से उन्हें वैन से बैट में हारने के लिए माफ़ी भी मांगनी थी। वो ऐसा ही करता है और साथ में स्कूल की तरफ से मिलते हुए फ्री फूड, जिसकी अमीर बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भी उसको ह्यूमिलेट करने के लिए दे देता है। वो सब कुछ एक्सेप्ट करके उन्हें यू, लीजिन और फैंग के साथ आसपास के गांव में बांट देती है। अब से वो युंगशंग की 4 जेंटलमैन के नाम से जाने लगे थे। आगे चारों अलग अलग बढ़ जाते हैं अपने अपने घर जाने को। वैन अपनी माँ की सिली हुई ड्रेस पहनकर दोबारा लड़कियों वाली ज़िंदगी जीने लगती है, तब तक जब तक स्कूल के मेडिकल हॉल से लीजिंग पाउडर चोरी नहीं होता और वहाँ उसका बैच नहीं मिलता। मिस्टर डिंग उसको वापस स्कूल लेकर आते हैं, जहाँ लीजिन, फैंग और यू ऑलरेडी पहुँचे हुए थे। शेंगजी वैन पर ही गुनहगार होने का इल्ज़ाम लगाता है, पर वो मना करती है। मास्टर फैंग उन्हें 2 दिन देते हैं अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए। वैन और बाकी 3 अपनी सूझबूझ और समझदारी से कल्प्रिट को ढूंढ देते हैं। मास्टर वैंग उन्हें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाकर पाउडर को खरीदने वाले का पता लगाने को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वैन और लीजिन साथ में होते हैं जब वैन पाउडर चुराने वाले का पीछा करती है और एक नदी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता था और वो लीजिन को मदद के लिए पुकारने लगती है। लीजिन उसे बचा देता है और पानी से बाहर निकालने के बाद चेस्ट को पंप करने लगता है, जब तक उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो एक वुमेन है। थोड़ी ही देर में उसको होश आ जाता है। लीजिन को समझ नहीं आता कि वो कैसे बर्ताव करे, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। वो यू और फैंग के पास चले जाते हैं तो यू को अंदाज़ा लग जाता है कि लीजिन को सच्चाई पता चल चुकी है। स्कूल दोबारा खुल जाता है। वैन फैंग से पूछती है अगर वो मर जाएगी तो वो क्या करेगा। फैंग कहता है वो उसकी माँ और बहन का ध्यान रखेगा, तो वो बोलती है क्या वो उसकी बहन से शादी कर लेगा। फैंग कहता है कि अगर वो ऐसा ही चाहता है तो हाँ वो करेगा, जिसे सुनकर वैन खुश हो जाती है। बाद में वैन लीजिन को अपने पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने को बोलती है, क्योंकि हर किसी के नसीब में पिता का प्यार नहीं होता। लीजिन उनकी सोने की पोजीशन बदल देता है। वैन को साइड में सुलाकर खुद बीच में सो जाता है। फिर वो उसकी बॉडीगार्ड की तरह उसको प्रोटेक्ट करने लगता है ताकि बाकी लड़के उससे दूर रहें। यू इन सब के मज़े ले रहा होता है। यू को पता चलता है कि आज रात गू मैंशन में पार्टी होने वाली है, जहां पाउडर छिपा हो सकता था। वो प्लान बनाते हैं कि तीनों लड़के रेजिडेंस के अंदर पाउडर ढूंढने जाएंगे, जबकि वैन बाहर ही रुककर
इंतज़ार करेगी जब तक किसी को पाउडर नहीं मिल जाता और वो उसे दीवार से फेंक देंगे। फिर वैन वो पाउडर लेकर सीधा मास्टर वैंग के पास जाएगी। यू लीजिन से बोलता है कि और कितने दिन वो उससे ऐसे ही छिपा कर रखने वाला है और वो उसे नॉर्मल बिहेव करने को बोलता है, नहीं तो लोगों को वैन पर शक होने लगेगा। यू के पास पार्टी का इन्विटेशन होता है लेकिन फैंग और लीजिन बैकयार्ड से घुसते हैं। ये सारा लॉर्ड गू का ट्रैप होता है जो वहाँ गार्ड्स को चोरों को घुसने के नाम पर ले आते हैं। लीजिन उनसे फाइट करता है जबकि फैंग वहाँ से भाग जाता है। सोल्जर्स फैंग का पीछा कर रहे होते हैं तो वैन फैंग को खींचकर एक रूम में ले जाती है। उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे जिसको देखकर फैंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो उसे कबर्ड में छिपाती है और जैसे ही सैनिक वहाँ आते हैं तो वो उन्हें डांट देती है ये बोलकर कि वो चेंज कर रही थी। वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उन्हें लीजिन पाउडर वहीं स्टोर रूम में मिलता है और वैन को साथ में एक बुक भी मिलती है। आगे फैंग वहाँ से निकल जाता है और यू वैन की श्रग पहनकर सैनिकों को डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे वैन भी निकल जाती है। लास्ट में यू और लीजिन पकड़े तो जाते हैं लेकिन उन पे कोई सबूत नहीं होता तो लॉर्ड गू को उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। फैंग और वैन बाद में मिलते हैं तो उसे उसका लड़कियों वाला चेहरा ही याद आ रहा होता है। भले ही सबको ये लगता है कि वैन एक लड़का ही है जिसने बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहने थे। यू फैंग को बार बार चिढ़ाकर यही बोलता है कि वैन खूबसूरत लग रही थी ना। बाद में वैन उस बुक में देखती है तो वो घोटालों की होती है पर उसमें फैंग के पिता का नाम भी इन्वॉल्व था। लीजिन चीज़ें नॉर्मल करने के लिए पहली वाली जगह पर ही सोने को बोलता है पर अब फैंग चाहता था कि वो बीच में ही सोए क्योंकि वैन की लड़की वाली छवि उसके दिमाग में छप चुकी थी। वैन को समझ नहीं आता कि आजकल इन लड़कों को हो क्या रहा है। लॉर्ड गू लॉर्ड हैन को बुक के बारे में बताते हैं कि उसने लॉर्ड हैन की जगह गवर्नर फैंग का नाम लिख तो दिया था पर बाकी सभी का नाम वैसा ही है। वो किसी भी हाल में उसे वापस लाने को बोलते हैं वरना वो सब बर्बाद हो जाएंगे। चारों मिलकर मास्टर फैंग को लीजिंग पाउडर वापस लौटाते हैं जिससे उन सब की बहुत तारीफ होती है। लॉर्ड हैंग सैंगशी को बुक वापस लाने के लिए बोलते हैं। फैंग के अजीब बर्ताव के चलते सबको लगता है कि वैन को उससे बात करनी चाहिए। वैन जाती है तो फैंग बोलता है क्या उसकी जुड़वा बहन भी उसी की तरह दिखती है, जो और भी ज़्यादा अजीब था। बिंग शेन फैंग की जासूसी कर रहा होता है जिसको मिस्टर ली पकड़ देते हैं और वो उन्हें बताता है कि ये सब वो प्रेसिडेंट के बोलने पर कर रहा है जो एक बुक की तलाश कर रहे हैं। मिस्टर ली उसे तमीज़ से रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि लीजिंग पाउडर का एक पैकेट उसने भी चुराया और वैन का बैच वहां डाल दिया था। शेंगजी वैन से बुक मांगने जाता है कि मिस्टर ली आकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। तभी लीजिन भी वहां आकर वैन को ले जाता है और पूछता है कि सब उस बुक के पीछे क्यों पड़े हैं। फैंग उनकी बातें सुन रहा होता है जब वैन घोटाले के बारे में बताती है। लीजिन को गवर्नर फैंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि उसने बचपन में उन्हें उसके पिता से बात करते हुए सुना था कि वो उसके बड़े भाई से सारे रिश्ते तोड़ डाले और उसके भाई की मौत के बाद उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी भी मौत हो जाती है। वैन को समझ में आता है कि क्यों लीजिन फैंग को इतना नापसंद किया करता था, लेकिन फिर भी वो ये मास्टर वैंग को देने से पहले एक बार खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। फैंग अपने पिता के घर जाकर सीधे घोटाले के बारे में पूछता है तो वो बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर क्वेन मिस हैन को एक एक्सीलेंट स्टूडेंट होने के लिए प्रेज़ करता है। फिर वो मिस मू से मिलता है और बोलता है कि वो उन्हें उनके पुराने दोस्त मू जियांग की याद दिलाती हैं और अब वो उनकी बेटी को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करके रख सके। मिस मू इस पर चुप्पी बरते रखती है। फैंग वैन और लीजिन को आकर बताता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है लेकिन उसके पिता गुनहगार नहीं है। लीजिन तो बिलीव नहीं ही करता है पर वैन को भी इस पर विश्वास नहीं था। इससे फैंग थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। शेंगजी मिस्टर डिंग का नाम लिखकर वैन को टेंपल बुला देता है। मंदिर में शेंगजी वो बुक मांगता है। अभी वैन की मदद के लिए
पहले यू फिर लीजिन भी पहुंच जाते हैं। शेंगजी बुक छीन लेता है, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी हाथापाई होने के बाद बच्चे यू को स्टूडेंट काउंसिल का न्यू हेड बनाने के लिए वोट करते हैं। शेंगजी खुद को डिफेंड करने के लिए यू की सच्चाई सबके सामने ले आता है कि वो एक नोबलमैन नहीं है, यहाँ तक एक बड़े खानदान की नाजायज़ औलाद भी है जिसे योंगशंग एकेडमी में पढ़ने का कोई हक नहीं है। वोटिंग अगले दिन के लिए टाल दी जाती है। फैंग और लीजिन यू को सपोर्ट देते हैं, जबकि वैन हर किसी के पास जाकर उनके लिए साइन करने को बोलती है, पर शेंगजी के डर से उनकी तरफ कोई नहीं आता। अगले दिन ज़्यादातर बच्चे शेंगजी की तरफ ही होते थे। जीतने के लिए यू को कम से कम 80% बच्चों का वोट चाहिए था। फैंग डिबेट शुरू करता है कि उनके समाज ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये समाज के कैसे नियम हैं जो केवल एक ही क्षेत्र के लोगों को पढ़ने का अधिकार देते हैं। वैन उसका सपोर्ट करते हुए यू को स्कूल से बाहर केवल उसके बैकग्राउंड की वजह से ना निकालने को बोलती है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कहाँ पैदा होना है, पर ये कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है। लास्ट में सभी बच्चे यू को वोट दे देते हैं। लीजिन ये मुद्दा भी सामने लाता है कि शेंगजी ने उसके और वैन के साथ मारपीट की है। शेंगजी साफ साफ इनकार कर देता है कि तब बिंगशन आकर बोलता है कि उसने किया है। यहाँ तक वो अपने पहले के गुनाह भी कबूल कर देता है। मास्टर वैंग चाहते थे कि बिंगशन की सज़ा वो चारों ही डिसाइड करे, तो यू जैसे उसे माफ़ कर दिया गया और एक नया मौका मिला, उसे भी माफ़ करके एक और मौका देने को बोलता है। आगे बिंगशन शेंगजी से कहता है कि आज तक उसने उसकी फाइनेंशियली जितनी भी मदद की है, ये उसके चलते उसने इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया था और अब वो चुक चुका है, पर आगे से वो उसके लिए काम नहीं किया करेगा। वो भी अब से डिग्निटी की ज़िंदगी जिएगा। फिर वो यू और वैन से माफ़ी मांगकर उनका दोस्त बन जाता है। लीजिन अपने दोस्तों से सुनता है कि अगर वो किसी की लड़की को पसंद करे तो उसे एक हेयर पिन गिफ्ट करे। अगले दिन वो एक दुकान में जाकर हेयर पिन खरीद देता है। मिस मू मिस्टर क्विन के पास जाकर पूछती है कि उससे आगे क्या करना चाहिए। शेंगजी अपने घर आ जाता है स्कूल को अवॉइड करने के लिए। लॉर्ड हैन उसे बुक वापस लाने के लिए शाबाशी देते हैं। शेंगजी के पेरेंट्स उसके लिए लड़की ढूंढने की बात करते हैं, जिससे वो दुखी होकर मिस मू के पास आता है और बताता है कि कैसे उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया, उसका साथ छोड़ दिया। मिस मू उसे खुद की गलतियों की जिम्मेदारी ना लेने के लिए बुज़दिल कहती है। फैंग को अभी भी वैन के लिए अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी, तो वो यू से इसके बारे में सलाह लेता है, जो उसे लड़कियों के साथ और सोशलाइज होने को बोलता है ताकि उसे लव और ब्रदरहुड का डिफरेंस पता चल सके। शेंगजी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। फैंग यू की एडवाइस पर मिस हैन के बुलाने पर जाता है, जो उसे पहले से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लग रही थी। वो उसे स्कूल के ओपन डे पर इनवाइट करता है। रात को दोबारा बेड की पोजीशन के चलते आर्ग्यू होता है। फैंग नहीं चाहता था कि वैन उसके बगल में सोए, जबकि वैन को तो वहीं सोना था। स्कूल के ओपन डे के दिन बाहर के लोग एकेडमी के अंदर आ सकते थे। मिस हैन फैंग से मिलने आती है और मिस मू वैन से। वो सब साथ में डिनर करने के लिए एक टेबल पे बैठ जाते हैं, तो वैन अपनी जेलसी के चलते मिस हैन को कुछ ज़्यादा ही सुना देती है, जिससे फैंग उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे वैन बहुत ड्रंक हो जाती है, जिसके बाद लीजिन उसे लेकर कमरे में आता है। वो उसके बालों में अपनी खरीदी हुई हेयर पिन लगाने ही वाला होता है कि वो फैंग का नाम बड़बड़ाने लगती है। शेंगजी अपनी बहन को फैंग के साथ देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शेंगजी अपनी शादी की बात दबाने के लिए अपनी बहन की शादी के बाद अपने पेरेंट्स से करता है। लीजिन फैंग को धमकी देता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है, तब तक वो वैन को परेशान ना करे। अगले दिन लॉर्ड हैन रिश्ता लेकर गवर्नर फैंग के पास चले जाते हैं। गवर्नर अपने बेटे से पूछते हैं तो उसे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होती। वैन मिस्टर डिंग और फैंग को शादी के बारे में बात करते हुए सुन देती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है।
फैंग बताता है कि वो अपनी शादी होने तक अपने घर ही रहेगा, इसलिए वो कमरा छोड़कर जा रहा है। वैन उसे ये सब करने से रोकने के लिए अपनी लड़की होने की सच्चाई बताने ही वाली होती है कि मिस्टर डिंग आकर उसे रोक देते हैं। आगे लीजिन दोबारा पर्चे बांटता है। उसने चुपके से उस बुक को कॉपी कर लिया था। गवर्नर फैंग लॉर्ड कू को कोर्ट ले जाने की बात करते हैं क्योंकि उनके करप्ट होने की अफवाह फैल रही थी। लॉर्ड हैन समधी होने के नाते मदद करने को बोलते तो हैं, पर हकीकत में उन्हें गलत सलाह दे रहे होते हैं। लॉर्ड कू को शक था कि बुक की कॉपी वैन ने ही की है, इसलिए वो उसे पकड़कर लाने को बोलते हैं। कभी उनका हरा भरा कमरा आज वैन को सूना सूना सा लगता है। वैन यू के नाम पर फैंग को मिलने बुलाती है। फैंग खुद अपने मैरिज प्रपोजल से खुश नहीं था। वैन जब उसका वेट कर रही थी तब उसे किडनैप कर दिया जाता है। जब फैंग वहां आता है तो उसे ये बात एक भिखारी से पता चलती है। वो उन्हें ट्रेस करते हुए गू मैंशन तक पहुंचता है। पीछे की कोठरी में जब वो जाता है तो लॉर्ड गू वैन को धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने उसको बुक नहीं दी तो वो उसकी लड़की होने की सच्चाई सबको बता देंगे। फाइनली फैंग को भी पता चल जाता है कि वैन एक लड़की है, जिससे वो खुश हो जाता है। तभी एक नकाबपोश अंदर घुसकर लॉर्ड गू को मार डालता है। फैंग भागकर वैन को प्रोटेक्ट करने जाता है। उसको देखकर वो नकाबपोश लौट जाता है। वो कमांडर जू थे जिसे लॉर्ड हैन ने वहां भेजा हुआ था। वो इस कत्ल का इल्ज़ाम फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर पर लगा देते हैं, जो बेसिकली लीजिन था। फैंग वैन को वापस एकेडमी छोड़ने आता है और वादा करता है कि उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वैन ये सारी बातें लीजिन को बताती है। गवर्नर फैंग लॉर्ड गू की मौत से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन पर शक करेंगे कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए लॉर्ड गू को मरवा डाला। लॉर्ड हैन उन्हें अभी तक शादी की प्रपोजल ना भेजने का रीज़न पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि फैंग अभी पढ़ाई में बिजी है। मिस हैन स्कॉलर के कपड़े पहनकर फैंग के पास आती है, जिससे वो वैन समझकर पीछे से हक करता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो डिसअपॉइंट हो जाता है। बाद में वो खाना खाकर उसमें जहर होने का नाटक करता है तो वैन आकर बोलती है ये कैसे हो सकता है, खाना उसने खुद पकाया है। तो फैंग कहता है उसे पता है, तभी तो उसने ये नाटक किया। वो एकेडमी वापस जाने का डिसीज़न लेता है। लॉर्ड हैन को डर था कि वो लोग शादी रद्द करके उनका मजाक न बना डाले, इसलिए वो फिर से शेंगजी की शादी की बात आगे बढ़ाने लगते हैं। फैंग की आने की खुशी में सब लोग बाहर ड्रिंक करने जाते हैं, जहां उन्हें शेंगजी ड्रंक हालत में दिखता है। वो सब उसे एकेडमी वापस ले आते हैं। फैंग कमरे में दोबारा स्लीपिंग पोजीशन चेंज करना चाहता था। वो अब वैन को अपने बगल में ही सुलाना चाहता था। अगले दिन शेंगजी को जब होश आता है तो उसकी चोट पर वैन ने पट्टी बांधी हुई थी। उसके सब दोस्त बुरे वक्त पर उसका साथ देने लौट जाते हैं। स्कूल एक ट्रेजर हंट कंपटीशन रखने वाला था, जिसमें 2-2 के पेयर्स में टास्क कंप्लीट करने थे। पर्ची उठाने पर फैंग को पार्टनर लीजिन और वैंग को शेंगजी मिलता है। शेंगजी अब सुधर चुका था, वो लोगों की केयर करने लगा था। लीजिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वैन उससे दोस्ती बढ़ा रही है। मिस्टर डिंग मिस्टर ली का पोर्ट्रेट लेकर उनके गांव तलाश करने जाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से उन पर शक था कि दूसरा नकाबपोश वही है। रास्ते में वो मिस्टर क्विन से टकरा जाते हैं। दोनों ही ज़ुइडिंगकुंग के डिसाइपल थे। मिस्टर क्विन स्केच देखकर बताते हैं कि वो मिस्टर ज़ुइडिंगकुन का ही एक शिष्य है। शायद से वो अपने टीचर की मौत का बदला ले रहा है। मिस्टर ली शैंग, लीजिन और फैंग को कंपटीशन के दौरान बेहोश कर देते हैं। वैन मिस्टर डिंग को वहां आते हुए देखती है तो पीछा करती है। मिस्टर डिंग मिस्टर ली को रोकते हैं, जो तीनों बच्चों को एक गड्ढे में दफनाकर मारने वाला था। मिस्टर ली अपने गुरु के लिए न्याय चाहते थे क्योंकि इन बच्चों के पिता की वजह से ही मिस्टर ज़ुइडिंगकुन और उनके परिवार नहीं रहा। मिस्टर डिंग उसकी गलत फहमी को दूर करते हैं और बताते हैं कि उनका फैमिली सेफ है और वैन उनका बेटा है। तभी वैन भी वहां आ जाती है। वो सबको नीचे ले आते हैं। वैन को उसका असली बैकग्राउंड पता चलता है। मिस्टर ली लीजिन से भी मिलकर बताते हैं कि
वो उसके भाई के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शेंगजी लॉर्ड हैन को बताता है कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराना चाहता है क्योंकि उसकी स्कूल में सबसे दोस्ती हो गई है। लॉर्ड हैन को ये बात पसंद नहीं आती कि वो मिस मू को भी बुला रहा है। गैदरिंग के दौरान शेंगजी फैंग को उसकी बहन से मिलने भेजता है, जहां फैंग उससे शादी तोड़ देने की बात करता है। शेंगजी वैन को मिस मू के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप की विशेष देता है, पर वो उसे मिस मू को परसुएट करने को बोलती है। शेंगजी अब अच्छा इंसान बन चुका था तो मिस मू भी उससे ढंग से पेश आती है। फैंग वैन को घर लेकर जाता है जब वो ऑलरेडी ड्रंक हो चुकी थी। कमांडर जू को लॉर्ड हैन से कुछ और लोगों को मारने का ऑर्डर मिलता है। मिस मू उसे जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। मिस मू कमांडर जू का पीछा कर ही रही होती है जब वो गायब हो जाते हैं। फैंग वैन को बताता है कि उसने मिस हैन से एंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। वैन बेचारी का दिल जुड़ने से पहले ही फिर टूट जाता है। लॉर्ड हैन को रिश्ता टूटने की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आता है। लॉर्ड गू के मर्डर से सारी अथॉरिटीज़ हिल चुकी थी। केस मास्टर वैंग के अंडर सॉल्व होने को आता है। लॉर्ड हैन गवर्नर फैंग को उनकी बेटी का दिल दुखाने के लिए बदला लेने को बोलते हैं। बाद में वो कमांडर गू को मारने के लिए ऑर्डर देते हैं, जो उन्हें मारने ही वाला था कि लीजिन बीच में आ जाता है। जब कमांडर गू के आदमी आते हैं तो उन दोनों को ही वहां से भागना पड़ता है। कमांडर जू को दूसरी तरफ से मिस मू घेर लेती है। वो दोनों मिलकर कमांडर जू के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तभी लॉर्ड हैन अपने सैनिकों को लेकर आते हैं और उन पर तीर बरसाने लगते हैं, जिसमें कमांडर जू की मौत हो जाती है। मिस मू घायल थी। लीजिन उसे वहां से पहले निकाल देता है। लीजिन भागते भागते जंगल में आ जाता है, जहां उसे उसके टीचर मिलते हैं जो सैनिकों को गुमराह करने में उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ मिस मू की भागने में मदद लॉर्ड ल्यू करते हैं। वो वहां से भागकर युंगशंग एकेडमी आ जाती है, जहां उसे वैन मिलती है। वो उसे घायल देखकर एक स्टोर रूम में छिपा देती है। लीजिन भी एकेडमी आता है तो यू और फैंग उसे छुपाकर कमरे में ले जाते हैं। लॉर्ड हैन एकेडमी में अपने आदमियों को लेकर ज़बरदस्ती घुस जाता है और वो बच्चों के कपड़े उतारवाकर उनकी तलाशी ले रहा होता है। वैन मदद के लिए शेंगजी को बुलाती है, जो सैनिकों को वहां तलाशी लेने से रोकता है। फिर वो मिस मू का ख्याल खुद रखने को बोलता है। वैन अपने कमरे में आ जाती है, जहां लीजिन को उन दोनों ने दवा लगा दी थी। तभी बाहर से सैनिक आ जाते हैं। मिस्टर ल्यूई और मिस्टर ली उन्हें अंदर आने से रोकते हैं, पर लास्ट में फैंग कमरे से बाहर निकलकर कबूल करता है कि वो ही मास्क वाला डिस्ट्रीब्यूटर है। लॉर्ड हैन उसे जेल में बंद करवाने को बोलते हैं। अगले दिन जब लीजिन को होश आता है तो वो बताता है कि ये सब लॉर्ड हैन का ही किया धरा है, उसने कोई भी मर्डर नहीं किया था। उधर मिस मू को भी होश आता है, जिसकी केस शेंगजी कर रहा था। वो मिस मू से पूछता है कि क्या कभी उसने उससे प्यार भी किया या वो केवल अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए उसके करीब आई थी। मिस मू कहती है कि जब तक वो उसके साथ थी उसकी फीलिंग सच्ची थी। प्रिंसिपल फैंग और सारे स्टूडेंट इस अत्याचार के खिलाफ यूनाइट हो जाते हैं और प्रूफ इकट्ठा करने लगते हैं कि फैंग निर्दोष है। उनमें से एक स्टूडेंट के दादाजी लॉर्ड मो होते हैं, जो एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे। वो उनकी मदद मांगने के लिए बोलता है। गवर्नर फैंग क्लेम करते हैं कि फ्लायर्स में उनका भी नाम लिखा हुआ है, तो उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। लॉर्ड हैन कहते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। लास्ट में गवर्नर फैंग एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ब्राइब ली है, लेकिन वो मामले की तह तक जाने को बोलते हैं। लॉर्ड मो वहां आकर लॉर्ड हैन से सारी इंचार्ज को मास्टर फैंग को दे देते हैं। वैंग से और बर्दाश्त नहीं होता कि फैंग और उसके पिता जेल में है, तो वो उन्हें बचाने के लिए खुद को गिल्टी बताती है ताकि वो उन्हें छोड़ दे, पर लॉर्ड हैन उसे भी गिरफ्तार कर देते हैं, ये बोलकर कि ये भी उन पे शामिल है। लीजिन अपने पिता से मिलने जाता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पिता उसके बड़े भाई को भूले नहीं थे, बल्कि इतने सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर लॉर्ड लुई उसे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो इन सब से दूर रहे, और कमांडर गू के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या उस हमलावर के हाथ पे कोई निशान था, जो कि दरअसल में था।
वो समझ जाते हैं कि किलर कमांडर जू ही थे और ये सब लॉर्ड हैन का ही काम है। मास्टर वैंग को नहीं लगता था कि फैंग गुनहगार है, क्योंकि उस पर कोई इंजरीज नहीं थी, इसलिए वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। ऊपर से वो वैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास लाने को बोलते हैं। लीजिन अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था तो लॉर्ड लुई उसे जाने देते हैं। लॉर्ड हैन वैन को रास्ते में ही मार डालने का ऑर्डर देता है। वैन की ट्रूप पर हमला होता है। मिस मू सही समय में आकर उसे बचा लेती है। वैन उसे अपनी वजह से उसकी ज़िंदगी दांव पर ना लगाने को बोलती है, पर वो रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। तब वैन को बताना ही पड़ता है कि वो एक वुमेन है। तभी सैनिक पीछे से अटैक करता है और मिस मू को बचाने के लिए वैन घायल हो जाती है। वहाँ पर शेंगजी और फैंग उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। शेंगजी को देखकर सारे सैनिक पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ लीजिन और यू भी उन्हें ढूंढते हैं। फैंग वैन को एक सेफ जगह पर ले आता है और उसकी चोट पर पट्टी लगाता है। जब वैन को होश आता है तो फैंग बताता है कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि वो एक लड़की है। मिस्टर डिंग मास्टर वैंग को बताते हैं कि वैन जुई डिंग उनका बेटा है। उसे मास्टर वैंग के पास लाया जाता है। लीजिन एडमिट करता है कि फ्लायर्स उसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मास्टर वैंग बताते हैं कि जुई डिंग एक अच्छा आदमी था जो आम लोगों के बारे में सोचा करता था और उनकी मदद किया करता था, पर उसके अच्छे कर्मों के चलते वो कई करप्ट ऑफिशियल की आंखों का कांटा हो चुका था। उन्होंने औरतों को पढ़ाने की अपील भी की थी, जिसको किसी ने बदल दिया था और ऐसा लगा था कि जैसे वो देशद्रोही है, जिसके चलते उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। मास्टर वैंग उन चारों को इस केस को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर इम्पीरियल एग्ज़ाम। फैंग अपने पिता के पास मदद के लिए जाता है, जो बताते हैं कि जुई डिंग को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर उन्होंने कभी दिया ही नहीं था, बल्कि लॉर्ड हैन ने उनके फर्जी साइन करके ये किया था। लीजिन किंग शिजियन को ढूंढकर मास्टर वैंग के पास पेश करता है, जो एडमिट करता है कि उसी ने अपील चेंज की थी। यू और फैंग मिस्टर हैन के घर से बैन बुक लेकर आता है और बोलते हैं कि अगर ये बुक्स बैन है तो मिस्टर हैन के घर में क्या कर रही हैं। मिस मू भी अपनी गवाही देती है कमांडर जू को देखने की। सारे सबूत आखिर में प्रूव कर देते हैं कि लॉर्ड हैन ही गिल्टी है। जू डिंग का नाम साफ हो जाता है और गवर्नर फैंग को रिलीज़ कर दिया जाता है। वैन कमरे में वापस लौटती है, जहां उसके दोस्त उसका स्वागत गले लगकर करते हैं। मिस मू शेंगजी को जाकर सहारा देती है, जो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। लीजिन अपनी हेयर पिन निकालता है तो यू उससे छीनकर बोलता है, ये तुमने अभी तक संभाल कर रखी है। वैन भी वहां आ जाती है और थोड़ी सी नोकझोंक के बाद उसे लगता है कि यू को कोई लड़की पसंद आई है, जिसके लिए उसने वो हेयर पिन खरीदी है। लीजिन को फैंग से जलन होने लगती है तो यू उसे फ्लो के साथ चलने को बोलता है। अगले दिन वैन लड़कियों के कपड़े पहनकर फैंग के पास आती है, जिसे फैंग पहचान नहीं पाता और इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है कि वो अपना चेहरा दिखाती है। फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं। रात को फैंग उसे वेल बिहेव होने के लिए रिवॉर्ड मांगता है तो वो उसे चीक्स पर किस करती है। फिर वो दोनों अपने आप में मशरूफ़ हो जाते हैं, जिन्हें बाहर से लीजिन देख रहा होता है। उसका दिल तो टूटा था, पर वो उन दोनों की खुशी के लिए ही कुर्बानी देने को तैयार था। आगे वैन, फैंग और लीजिन ग्रेजुएट हो जाते हैं। प्रिंसिपल फैंग को इंपीरियल कोर्ट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, ये कहकर कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी खुशी इन बच्चों के साथ ही है। मिस्टर डिंग को दोबारा इंपीरियल कोर्ट ज्वाइन करना था, इसलिए अब से वो एकेडमी में और नहीं पढ़ाते। फैंग को स्टेट गवर्नर ऑफिस ज्वाइन करने का मौका मिलता है। वैन लीजिन को उसको आज तक प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। लीजिन कहता है कि वो हमेशा उसकी फैमिली रहेगा और अगर कभी भी फैंग उसे परेशान करे तो वो उसके पास आ सकती है। आगे चारों दोस्त मिलकर अपने ग्रेजुएट होने की पार्टी करते हैं। लीजिन के मुंह से छूट जाता है कि वैन को ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की है। यू भी बोलता है कि उसने आज तक उसकी पहचान छिपाने के लिए ना जाने कितने एफर्ट्स डाले हैं। वैन शॉक थी ये जानकर कि उन दोनों को पहले से ही सच्चाई पता थी। वो जानना चाहती थी कि उन्हें ये कैसा पता चला, तो वो दोनों ड्रंक होने का नाटक करते हैं। अब 1 साल
बीत जाता है। वैन बीन अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छा ऑफिसर बन जाता है। मास्टर वैंग की उसकी मुलाकात पर वो कमेंट करते हैं कि वैन बीन काफ़ी चेंज हो चुका है, जिस पर मिस्टर दिंग उन्हें ये बात छिपाने के लिए माफ़ी मांगते हैं कि मास्टर वैंग को ऑलरेडी पता थी कि स्कूल में पढ़ने वाली वैंग शी थी और ये वैन बीन है। वो बस मुस्कुराते हैं। अब से औरतों को भी स्कूल में पढ़ना अलाउड होता है। फैंग एक गवर्नर बन चुका था जो मिस चॉय की लाइब्रेरी में आता है। वहाँ मिस हैन भी आती है जो वेंशी की असली आइडेंटिटी जानकर खुश होती है और उन्हें अपनी विशेष देती है। लीजिन और यू साथ में एक नए सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं और फाइनली फैंग और वैन सभी बड़ों की सहमति से शादी कर लेते हैं और हमेशा खुशी से साथ रहते हैं। और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ड्रामा? ऐसे ही दिलचस्प ड्रामों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।